अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पाकिस्तान अफेयर शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने ये 10 सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं और अभी मैंने थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट किया है। पहले भी बहुत बारी किया, लेकिन आज फिर मैंने किया है कि नॉर्मली यानी वन पेपर जो है उसमें ये 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज और उर्दू, ये 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो है मैंने 6-7 लोगों के ऊपर इसका भी एक्सपेरिमेंट किया, तो एक ने तरतीब से उसको बता दिया, तो बाकी नहीं बता पाए। और इवन मैंने देखा कि साल साल से कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन उनको ये चीज याद नहीं है, या याद है तो फॉर टाइम बीइंग जो है उसको वो पूरा का पूरा बता नहीं पा रहे। तो उसके पीछे वजह फिर रियलाइज की हमने कि हमारी प्रेपरेशन की जो टेक्निक है वो भी इसी तरीके से है कि यानी पीपीएससी के 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ये नाम है, हमें ये साल बाद भी क्यों नहीं याद? इसके पीछे वजह क्या है कि हमारे ना एक तरतीब होती है और ना ही हम उस चीज को जो है एक सीक्वेंस उसका बनाते हैं कि भाई हमने इस तरीके से उसको बयान करना है। इस वजह से वो फिर क्या होता है, नॉर्मली कैंडिडेट शुरू कर देते हैं, मैं पूछूं 10 सब्जेक्ट कौन से होते हैं, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, करंट अफेयर। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल आपको चीजें अगर तरतीब से आपने जोड़ी हुई हैं और आपको पहले ही आइडिया है कि भाई मैंने यहां से इसको शुरू करना है और यहां पर एंड कर देना है, तो इससे दो फायदे हैं। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आपको घोटा अच्छा लग रहा है और आपकी कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही है कि भाई आपको पता है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ भाई मेरे 10 के 10 पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर आप बेतरतीबा शुरू करते हो, एक बार आपसे पूछा जाता है पाकिस्तान अफेयर से शुरू कर देते हो, दूसरी बार आपसे पूछा जाता है आप ज्योग्राफी से शुरू कर देते हो, आपको कंप्लीशन ही नहीं होती कि यार मैंने 10 के 10 बता दिए कि नहीं बता दिए। बाज़ एक का नाम 2 बार ही ले देते हो, 3 बारी भी बाज़ ले देते हो, तो पता नहीं चलता। तो एक तरतीब अगर बनी हुई हो तो वो फिर जो है ना चीजें बेहतरीन हो जाती हैं। यानी हमारी पूरी प्रेपरेशन वन पेपर की जो कैंडिडेट बेचारे कर रहे हैं सारे, उनमें मैंने ये चीज रियलाइज की है कि मैंने देखा है, मैंने आजमाया है कि बस भागी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, तरतीब नहीं बना रहे, पढ़ी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं। और उससे होता क्या है, पेपर में जब ऐसे सामने एकदम सवाल आता है वो एकदम सुन हो जाते हैं, वो बेचारे रिकॉल ही नहीं कर पाते, उनकी तरतीबें ही नहीं है। लेकिन अगर तरतीब बनी होगी तो आप इजीली जो है, आपको पता है भाई इसकी पोजीशन ये है, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू। आपकी तरतीब अगर बनी होगी तो आप, और यही अंदर चलकर सब्जेक्ट्स के अंदर भी यही बात मजीद जो है होती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आज हमने ज्योग्राफी, पाकिस्तान ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है। पाकिस्तान अफेयर जो है वो सबसे मेजर पोर्शन होता है किसी भी इम्तिहान का। ये हमारा जो लेक्चर है ये पीएमएस मिनिस्ट्रियल, एडी पैसी जो अभी अनाउंस्ड सीट है, उसके अलावा असिस्टेंट की जो सीट्स हैं, उसके अलावा पीरा जॉब्स जो है, पीरा जॉब्स के लिए भी, और ये तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा ये। लेकिन बात यही है कि इसमें पाकिस्तान अफेयर्स में दो चीजें हैं, पाकिस्तान स्टडीज या पाकिस्तान अफेयर्स कंसिस्ट ऑफ टू डोमेन्स, दो डोमेन हैं जी। एक इसकी ज्योग्राफी है और एक इसकी जो है अफेयर्स है। ठीक है, ज्योग्राफी जो है इसको, इसमें हम कहते हैं ना वन पेपर में, वन पेपर में वन पेपर अट्टा है, कैटेगोरिकल हम बात कर देते हैं और कैंडिडेट नॉर्मली ये वो बात कर रहे होते हैं जो बेचारे इस प्रोसेस को समझ नहीं पाए होते। इससे कोई डिनाइल है ही नहीं कि वन पेपर जो है उसमें रट्टा है, लेकिन कितने परसेंट? तो अपने 6 साल के तजर्बे से मैं आपको बता रहा हूं कि पीपीएससी में वन पेपर में, किसी भी तरह का वन पेपर, बेशक एफपीएससी है, बेशक कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, उसकी जब आप वन पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो क्रैम वाला पार्ट है, रट्टा मारने वाला जो पार्ट है,
वो मैक्सिमम 20 to 30% है। 70% जो है वो चीजें आपकी एक स्टोरी के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू और कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर होती हैं। यानी इसमें बड़ी थिन लाइन है। और अगर आपने खुदा ना खास्ता रट्टे की हैबिट अडॉप्ट कर ली और आपने समझ लिया ये सब रट्टा है, तो आप होगा क्या अल्टीमेटली कि आप मैथ को भी रट्टे लगाना शुरू कर दोगे और मैथ के 8 नंबर हमेशा गए। अंग्रेजी को भी रट्टा लगाना शुरू कर दोगे, जो कि एक बड़ा ही सीक्वेंस के एतबार से करने वाला सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर। उसको भी आप रट्टे मारना शुरू कर दोगे, आपके नजदीक वो भी रट्टा है। पाकिस्तान अफेयर भी रट्टा है, हालांकि बड़ी तरतीब बनी हुई है, चीजें एक जगह से स्टार्ट हो रही हैं, एक जगह पर एंड हो रही हैं, सारा जो है उसमें तरतीब लगी हुई है। लेकिन क्योंकि हमारा जो है वो तरतीब नहीं है और हमें लगता है वो सारा रट्टा है, तो इसमें दोनों चीजों को हमने साथ में कैरी करना होता है। और जो 30% रट्टा है, अब ज्योग्राफी में मेजर पोर्शन जो है उसमें क्राइम वाला है, तो इसीलिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इसको जल्दी वाइंड अप कर दूं, क्योंकि ये आपके जिम्मे लगाना है मैंने। लेकिन बीइंग ए टीचर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इस रट्टा लगाने की जो है कुछ ना कुछ टेक्निक्स होती हैं। नंबर 1 बेहतरीन टेक्निक होती है पिक्टोग्राफिक मेमोरी, पिक्चर बनाकर चीजों को याद रखना। लेकिन पहले हम इसकी ज्योग्राफी की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी में हमने करना क्या क्या है। यानी कोई भी चीज करने से पहले हमें एक तरतीब बनानी है। हमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी अगर हमने करनी है तो इसकी आउटलाइन बनानी है। तो सबसे पहले नंबर पर हमें पाकिस्तान के एरियाज पता होना चाहिए। अब एरियाज के लिए आप हल्का सा पाकिस्तान का मैप बना सकते हो। अच्छा बनाना है अच्छा बना लो, गंदा बनाना है गंदा बना लो। मेरा बना बना के थोड़ा सा बेहतर हो गया, लेकिन नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं था इतना, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है परफेक्शन, रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमने वहां पर कोई बनाना तो नहीं है। तो ये जी चार्ट नंबर 1, यानी याद करने की टेक्निक क्या है कि एक पेज ले लिया जाए या एक चार्ट ले लिया जाए और उस पर जो एरियाज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको, जो आउटलाइन का पहला है उसको याद करके जान छुड़ा ली जाए। यानी पाकिस्तान जो है इसके 4 सूबे हैं। पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया वो 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है जी, अपडेट हो गया 4 अगस्त 2020 को सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिगर को अपडेट किया गया। हमने वही अपडेटेड फिगर याद रखने। तो एक चार्ट बना लिया जाए और उसके ऊपर जो है इस तरीके से ये एरिया है। अब ये एरिया डिवाइडेड कहां पर है? ये एरिया डिवाइडेड है आपके 4 सूबों में और बाकी जो आपकी फेडरल टेरिटरीज है। 4 सूबे पहले हम देख लेते हैं। उसमें जो है आपका बलूचिस्तान एरिया के एतबार से सबसे बड़ा है, 3,47,190 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 3,47,190। और फिर उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पर 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। फिर जी तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है 1,40,914 एरिया है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है 1,01,741। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मसला है, तो मसला साथ साथ ही डिस्कस करते जाएं तो ज्यादा बेहतर है। यानी ये कौन सा सूबा है? ये हमारा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान से एक इंट्रोडक्शन भी है हमारा और साथ में हम आउटलाइन भी इधर बिल्ड करते जाएंगे। तो पंजाब जो है ये हमारा सूबा है। उसके बाद ये हमारे पास सिंध है और ये बलूचिस्तान है। ये आपके पास खैबर पख्तून
ख्वा है, ठीक है जी। और ये जी आपके पास 4 सूबे हैं। अब इसके अलावा पाकिस्तान की, पहले हम केपीके का मसला डिस्कस कर लेते हैं। केपीके का असल में एरिया था 31 मई 2018 तक पाकिस्तान केपीके का जो एरिया था, केपीके का जो एरिया था वो 74,521 था। 74,521। इसमें ना ऐड हुआ 27,220, 27,220 एरिया एक ऐड हुआ। यानी ये क्या है, 31 मई 2018 को ऐसा क्या हुआ जी, फाटा मर्जर। फाटा मर्जर। फाटा क्या था जी, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, यानी वफाक के जेर इंतजाम इलाका। ये कौन सा था जी हमारे पास, ये हमारे पास 7 एजेंसीज थी। 7 एजेंसीज थी, जिनमें सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी थी जी, पॉपुलेशन के एतबार से सबसे बड़ी एजेंसी ऊपर करके बाजोड़, सबसे बड़ी एजेंसी बाजोड़। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मोहम्मद एजेंसी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास खैबर एजेंसी। फिर उसके बाद हमारे पास खुर्रम एजेंसी। फिर उसके बाद जो है औरंगजेब एजेंसी, औरंगजेब एजेंसी। फिर उसके बाद आपके पास नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान। ये जो है, ये वाला, ये इस जगह पर ये सारा का सारा लोकेटेड है जी। ये दिस इज कॉल्ड फाटा। ये है वो एरिया, यहां पर करके ये सारा कुछ जो है वो मौजूद है। और इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए अहम इसलिए है क्योंकि यहां पर हमारा बॉर्डर, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है अफगानिस्तान के साथ, ये तमाम की तमाम बॉर्डर शेयर करती हैं एक्सेप्ट औरंगजेब एजेंसी। औरंगजेब एजेंसी के अलावा बाकी 6 एजेंसी बॉर्डर शेयर करती हैं अफगानिस्तान के साथ, और यहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो हमारे कंट्रीज के अंदर आता है। तो ये जो है, लेकिन यहां पर पुराना जो एफसीआर कानून था, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, अंग्रेज का बनाया हुआ कानून, और इसके अंदर ये इलाका अंडर डेवलप्ड था, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर नहीं आता था। तो इसके लिए बजट एलोकेशन भी नहीं होती थी, एक पॉलिटिकल एजेंट होता था, और यहां पर कबायली निजाम जो है वो चल रहा होता था। पॉलिटिकल एजेंट यानी वफाक का एक नुमाइंदा होता था, डीसी वगैरह इधर चले जाते थे या एसी वगैरह इधर चले जाते थे, और वही इधर आल एन आल होते थे। अदालत भी वही है, कानून भी वही है, सारा कुछ वही होता था। लेकिन फिर जो है एक कैंपेन स्टार्ट हुई कि इनको भी जो है सूबों का हिस्सा बनाया जाए, और फिर ये वफाक के जेर इंतजाम जो इलाका था इसको किस में मर्ज कर दिया गया, केपीके में। और फिर केपीके का कितना हो गया, 741। अब ये सारे के सारे सवाल हैं। और जो है खैबर एजेंसी का मेन कौन सा पॉइंट है, लुंडी कोतल, ठीक है जी। और खुर्रम का कौन सा है जी, पारा चेनार। और नॉर्थ वजीरिस्तान का है मेहरान शाह। और साउथ वजीरिस्तान का है वाना। और बाजोड़ का क्या है जी, खार। खार इज मेन टाउन ऑफ बाजोड़। तो ये सारे सवाल आते हैं, इन एजेंसीज के नाम भी आपसे पूछ लेते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा यहां से आपका आज भी अगर आपके मुल्क के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी है, कोई टेररिज्म है, या यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, रिलीजियस टेररिज्म है, यहां पर दोनों चीजें पाई जाती हैं।
ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ये दोनों हैं, तो इसलिए इंटरव्यू के लिए भी ये अहम आपका है। तो ये इसकी मैंने बुनियाद आपको मैंने बना दी कि भाई ये अफगानिस्तान, और इसमें से एक एजेंसी ऐसी है जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब ये है कि औरंगजेब एजेंसी जो है ना, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये पारा चिनार एजेंसी है तो औरंगजेब इस तरफ है, तो यानी ये बॉर्डर नहीं लगता, ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर इसका नहीं लगता, इसलिए इसे हम कहते हैं लैंड लॉक्ड, यानी पाकिस्तान के अंदर ही है ये वाहिद एजेंसी है जिसका बॉर्डर नहीं लगता औरंगजेब एजेंसी का। और पारा चिनार जो है ये यहाँ पर हजारा कम्युनिटी रहती है, शिया है रिलीजन के एतबार से। तो ये आपका नाम हो गया इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा यानी आपको पता चल गया कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज होते हैं जी। फेडरली यानी वफाक की कुछ टेरिटरीज होती हैं, और कुछ पाटा भी होता है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाटा भी होता है, यानी केपीके का कुछ एरिया जैसे लकी मरवत का है, बन्नू का है, कुछ एरियाज हैं उनको हम पाटा में शामिल करते हैं, प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। ये ट्राइबल एरिया क्यों ट्राइबल एरिया है, इसके पीछे बुनियादी वजह यह है यहाँ पर कबायली लोग हैं, वो जो है अपना निजाम इधर चाहते हैं, और इधर सरदारी कल्चर है, सरदार का निजाम है, और एंड ऑल दैट। तो वो तमाम चीजों की वजह से यहाँ पर जो है उस तरीके का सेटअप जो है हुकूमत, लेकिन हुकूमत ने ऐसा ऐसा यहाँ की पॉपुलेशन को अवेयर किया, यहाँ के लोगों ने भी फिर जो है वॉइस रेज की, और अल्टीमेटली इनकी इंटीग्रेशन हुई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एक लेजिस्लेशन पे ये काम हो गया, आज भी वहां पर इश्यूज हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जो मेन इशू था, ऐसा ऐसा इसको जो है वो शामिल किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है विद पाकिस्तान, और केपीके के साथ इसको सीटें दे दी गई हैं सूबाई असेंबली में। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर अदालती निजाम है, वहां पर सारा निजाम चल गया। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, इनकी अपनी अदालतें थी, अपना कबायली निजाम था, अपना सिस्टम था, लेकिन अब वफाकी जो सूबाई और वफाकी निजाम है वो पूरा का पूरा इधर इंप्लीमेंटेड है। यहाँ पर भी अब केस जो है वो पहले जो है वो सेशन कोर्ट में होगा, फिर हाई कोर्ट में होगा, फिर तो ये जी पाकिस्तान का एक एरिया। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान की एक स्टेट एरिया के एतबार से जब पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान के पास 3 सूबे थे। कितने सूबे थे? 3 नहीं 4 सूबे कह लो। अच्छा, ये जो वेस्ट पाकिस्तान है मैं इसकी बात कर रहा हूं, बांग्लादेश को मैं नहीं अभी कर रहा। ठीक है जी। फिर वेस्ट पाकिस्तान के कितने सूबे थे? 3 थे। कौन कौन था? पंजाब, सिंध और केपी के खैबर। इसे उस वक्त कहते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे इसको, NWFP। ये जो खैबर पख्तूनख्वा था ये क्या था जी? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये 3 थे। बाकी यहां पर ये एक डिप्टी कमिश्नर प्रोविंस था, यानी ये पूरा सूबा सूबा नहीं था, ये एक जिरगा था बलूचिस्तान का, उसने फैसला किया था कि भी पाकिस्तान के साथ हम इल्हाक चाहते हैं। तो ये 3 सूबे थे जो पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ प्रिंसली स्टेट थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो इंडिया पाकिस्तान था इसके अंदर ब्रिटिश के जेरे इंतजाम 562 प्रिंसली स्टेट थी, यानी राजवाड़े कितने थे, यानी ऐसी हुकूमतें जहां पर एक राजा है, नवाब है, या वट जो भी है, बादशाह है, या जो भी आप उसे कह लो, प्रिंस है, तो वहां पर वो हुकूमत कर रहा है, और अंडर द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उनके जेर असर, उनके जेर साया, उनके असर में क्या कर रहा है जी? प्रिंसली स्टेट ऑपरेट कर रही है। कितनी प्रिंसली स्टेट थी? 562। उसमें से 13 पाकिस्तान के हिस्से में आई। उसमें से कितनी पाकिस्तान के हिस्से में आई? 13। लेकिन उसमें उन 562 में जो एरिया के एतबार से सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी उसका क्या नाम था? कश्मीर। कश्मीर एरिया के एतबार से सबसे बड़ी कौन सी स्टेट थी? कश्मीर थी। अब कश्मीर जो थी इसका एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका जो राजा था, इसका जो प्रिंस, यानी इंडिपेंडेंस के अंदर जो फॉर्मूला तय हुआ ना, एक तो था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया,
उसको तो बरतानिया ने खुद ही तकसीम करना था ना, वो उनके जेर इंतजाम है, ये भी उनके जेर इंतजाम था, लेकिन इसके अंदर राजे हुकूमत कर रहे थे, प्रिंस हुकूमत कर रहे थे, बादशाह हुकूमत कर रहे थे। इधर उन्होंने ऑप्शन दिया इन राजों को कि भाई आप अपनी मर्जी से आइदर ऑफ द डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक डोमिनियन जिसके साथ भी आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। ये 562 को ये ऑप्शन दिया किसने? ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने जाते हुए, क्योंकि उनके जो 11 सूबे थे उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कितने सूबे थे? 11 सूबे थे, उसको तो उन्होंने खुद से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो उनका मैंडेट था। इनको उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आपके ऊपर हमने ब्रिटिश सोवरेनिटी को हमने लैप्स कर दिया, हमने खत्म कर दिया, ठीक है जी, हमने उठा लिया है आपके ऊपर। अब आज के बाद आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी हिफाजत, आपके हर चीज के आप खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन आप ऑप्शन आपको दे रहे हैं, तो आप क्योंकि आप इनके एडजेसेंट रहते हो पाकिस्तान और इंडिया के, तो आपको जिधर फिजिबल लगे तो राजा ये डिसाइड करेगा कि भाई जिधर भी वो जाए। तो कश्मीर जो है, इसका राजा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन था? हरि सिंह। कश्मीर जो ये रियासत है ना कश्मीर, ये गुलाब सिंह जो है उसने 7.5 मिलियन नानक शाही रुपये में 1846 में 1846 में अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर बर्तानिया के साथ डोगरा राजा जो हरि सिंह था, सॉरी गुलाब सिंह जो था, उसने ट्रीटी की, मुआहदा किया। किसके साथ? किसने? गुलाब सिंह ने मुआहदा किया किसके साथ? 1846 में। और उस मुआहदे के तहत उसको कश्मीर बेच दिया बर्तानिया ने, कितने में? 7.5 मिलियन नानक शाही रुपी, 75 लाख नानक शाही रुपीज में बेच दिया। क्यों बेचा उसे? क्योंकि उसने पंजाब की जो हुकूमत थी सिखों की, उसको अंग्रेजों को फतह करने में मदद दी थी, उसने गद्दारी की थी। उसने दुलीप सिंह के साथ, राजा रंजीत सिंह के 12 साल का बेटा जो उस वक्त पंजाब पर हुकूमत कर रहा था ना, उसके साथ उसने गद्दारी की थी और बर्तानिया को जितवाने में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 में जो लड़ी गई, उसमें उसने मदद की थी। तो उस मदद के सिले में उसको बर्तानिया ने ये अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये उसे इनाम दिया था, इसे मुआवजा दिया था। तो उसी का ये बेटा था जी हरि सिंह, जो यहां पर इस टाइम पर हुकूमत कर रहा था। हरि सिंह इधर हुकूमत कर रहा था। अब इसके पास भी बाकी प्रिंसली स्टेट की तरह के कितने ऑप्शन थे? दो, कि भाई इधर ज्वाइन कर लो या उधर। अब कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो 80% मुस्लिम थे, और ये कश्मीर जो स्टेट है आज ये कितने एरियो में डिवाइडेड है, मैं वो लिख रहा हूं। आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, अक्साई चिन, लद्दाख, लेह, लेह और लद्दाख, और सक्शगम वैली, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, और अक्साई चिन, लद्दाख और लेह, सक्शगम वैली, ये है वो पूरा कश्मीर। ये है जी पूरा
कश्मीर, लेकिन अब हम इसको, अब इसमें 80% वो है और हरी सिंह इसके ऊपर हुकूमत कर रहा है। ये सारा का सारा एक ही थी, ये सारी की सारी। अब थोड़ा सा मैं अगर एरिया अगर आपको बता दूं तो आपको समझ आ जाएगी। एरिया याद रखने के लिए फॉर्मूला है HR के थ्रू अगर SST लगना चाहते हो और KN फूड खाना चाहते हो, HR के थ्रू SST सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है, टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और KN फूड तो आपको अपने सिस्टम में ऐड करनी पड़ेगी 4G। कितनी G ऐड करनी पड़ेगी? 4G ऐड करनी पड़ेगी। अगर HR के थ्रू SST लगना चाहते हो और KN फूड के अंदर पार्टी करना चाहते हो तो अपने सिस्टम में क्या ऐड करनी पड़ेगी? 4G ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जो है हुंजा, रोंदू, शिगर, सकरदू, तंगीर, खारमंग, नगर, एस्तोड़, दयामीर, दड़ल, गांचे, गिजर, गुपित जासिन और गिलगित। लिख दिया? नहीं लिखा? ये लो जी गिलगित। तरतीब, तरतीब बनी हो ना तो ऐसे कभी भी किसी टाइम भी ये हो जाएगा। अब इसमें से कुछ एरियाज के आपको नाम आते होंगे, लेकिन इसमें से कम आपको 5 तो आने चाहिए। बाद औक़ात इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के कोई 5 एरियाज के नाम बताओ। ठीक है, तो हमारा क्या होता है जवाब? गिलगित बल्तिस्तान। उसने गिलगित बल्तिस्तान तो मैंने भी कह दिया था। तो यहां पर हम रुक जाते हैं, तो ये रुकना नहीं चाहिए, यानी 2-4 और भी बता देने चाहिए। तो अगर इस फॉर्मूले के जरिए से एक बार याद कर लोगे, बाकी अगर भूल भी जाएंगे तो 4-5 तो याद रह ही जाएंगे ना। हुंजा, नगर, करदू, खारमंग, ठीक है जी, कुछ अच्छे से बता ही दोगे। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के एरिया हैं। उसके बाद ये है जी हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान, बल्तिस्तान, ठीक है जी। और ये है हमारे पास, ये क्या है जी? AJK, AJ आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर का क्या कैपिटल है जी? मुजफ्फराबाद। उसके बाद इसके अंदर पूंछ भी है, कोटली भी है, भिम्बर भी है, मीरपुर भी है, ठीक है जी। तो ये इसके कुछ एरियाज के मैंने नाम, इसका भी फॉर्मूला है। पीके में रहना है, पीके में स्टे करना है तो हट हट के, बच बच के, नहीं तो मुकम्मल मर के, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं, जरा थोड़ा सा हम एरियाज पे रुके हुए, ठीक है। ये मैंने कुछ एरियाज के नाम आपको ले दिए, यानी शायद आपको आते भी हों। मीरपुर, आजाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर, बाग, हटियावाला, ठीक है जी। इसमें से जो आपको याद हो जाए आपकी किस्मत, तो 2-4 तो याद होने चाहिए। तो ये जी AJK और गिलगित बल्तिस्तान ये किसके पास है जी? ये दोनों एरिया किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। अब ये दोनों एरिया किसके पास है जी? पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान के पास कश्मीर का कितना हिस्सा है? 30% पाकिस्तान के पास है। यानी ये पूरे कश्मीर का कितना हिस्सा है? 30%। फिर उसके बाद यहां पर एक एरिया है जिसका नाम है अक्साई चीन, अक्साई चीन, जिसके और यहां पर ये एक एरिया है जिसका नाम है सक्शगम वैली।
सक्सकम वैली। हमारा 1963 के साथ चाइना के साथ एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, जिसके थ्रू हमने ये 5500 स्क्वायर किलोमीटर का कुछ एरिया उन्हें दे दिया। एग्रीमेंट किया हमने, अपना हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट था विद चाइना वो हमने सेटल डाउन कर लिया। अब वो भी पाकिस्तान कहता है कि हमने कुछ लिया भी, पता नहीं वो कहाँ है, ठीक है, लेकिन हमने लिया, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत शायद इधर नुकता उगता हमें मिला हो, ठीक है जी। तो ये जी सक्सकम वैली जो है हमने उनको दे दी और बॉर्डर सेटलमेंट हो गया हमारा, ठीक है, हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। लेकिन इंडिया के साथ जी उसका डिस्प्यूट है कि यानी वो अक्साई चीन जो है वो किसके कब्जे में है जी, ये चाइना के। चाइना के कब्जे में है। फिर उसके बाद यहां पर एक जो जगह है इसका क्या नाम है जी, लेह। इसका क्या नाम है जी, लेह। और फिर उसके बाद यहां पर कौन सा एरिया है जी, लद्दाख, ठीक है जी। और फिर यहां पर ये आपका जम्मू और ये फिर आपका कश्मीर, ठीक हो गया जी। तो आपको ये है वो एरिया। लेकिन ये क्या हुआ इसके साथ, बेचारे के साथ ये क्या हो गया, इतना ये 3 मुल्कों के अंदर तकसीम हो गया जी, और 30% पाकिस्तान के पास है। अब 80% जो है, लेकिन अब देखो ना, हमने ये इशू आया तो हमने ये यहीं पर एड्रेस कर लिया। तो जो इशू जहां पर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये एक एरिया डिस्प्यूट है, एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो यहीं पर रिजॉल्व होना चाहिए ना। ये इसी के साथ हमारी इसकी मेमोरी डेवलप होनी चाहिए। तो जी ये हरि सिंह साहब जो थे, इनको ये सारा का सारा एरिया, यानी ये एरिया के एतबार से सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट थी, ये किनके पास थी, हरि सिंह के पास थी। और इनके पास ऑप्शन क्या है, आइदर यू कैन एक्सीड विद इंडिया और पाकिस्तान, आइदर ऑफ द डोमिनियन, दोनों में से जो मर्जी डोमिनियन का आप हिस्सा बनना चाहो आप बन। अब ये क्योंकि हिंदू थे खुद, ये क्या थे, हिंदू थे, और इन्होंने पहले तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये है, बात कर रहे हैं जी, हौसला रखो, पाकिस्तान के साथ भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया और इंडिया के साथ भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया कि भाई निगोशिएट करें कि आप हमें, मुझे यहां पर क्या क्या, यहां पर अगर मैं आपके साथ शामिल होता हूं तो मुझे क्या क्या मिलेंगी, मुझे क्या वजीफा मिलेगा, मुझे क्या इधर पावर्स मिलेंगी, मुझे इधर क्या अथॉरिटीज मिलेंगी, मेरी क्या ऑटोनॉमी इधर बरकरार रखी जाएगी, मुझे क्या होगा, मेरे साथ ये डील करो, ठीक है जी, मुझे गारंटी, मैं भाई निगोशिएशन चल रही है। अब इसमें केपीके के और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, कबायली लोगों को जो है, हमें शक हुआ कि हरि सिंह की नीयत में खोट है। तो हमने यहां पर हम घुसे और घुसकर ये सारा इलाका हमने ओके कर लिया, आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का ओके कर लिया, और आजाद कश्मीर गवर्नमेंट हमने फॉर्म कर ली। कब फॉर्म हुई आजाद कश्मीर गवर्नमेंट, सवाल भी है जी, 24 अक्टूबर 1947, यानी अगस्त में हम आजाद हुए, ठीक है जी। अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया जी, हमारे कबायली लोग इधर से गए हैं, ठीक है जी, हमारा जो स्टेट नैरेटिव है, हमारे कबायली लोग जो गए हैं इधर से, और उन्होंने जाकर 24 अक्टूबर में यहां पर जो है ये चीजों को अक्वायर कर लिया। अब हरि सिंह जो है उसने देखा ये क्या, ये तो मेरी गवर्नमेंट जो है हमले शुरू हो गए, तो उसने दस्ती हेल्प के लिए हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को ट्रीटी ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया। उसने इंडिया के साथ क्या कर लिया जी, इल्हाक कर लिया कि भाई मैं इंडिया के साथ शामिल होना चाहता हूं। मुझे भाई अंग्रेजों ने ऑप्शन दिया था कि यू कैन ज्वाइन आइदर ऑफ द डोमिनियन, तो मैंने जी इंडिया के साथ ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उधर के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू,
वो लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे पहले इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय भी हैं इंडो पाकिस्तान के, आखिरी वायसराय भी वही हैं। मार्च 1947 में उन्होंने टेकअप किया था चार्ज यहाँ का। फिर आजादी के बाद उन्होंने कायदे आजम को कहा और नेहरू को कहा कि भाई मैं दोनों का मैं ही बन जाता हूँ पहला पहला, और आपके ये डिस्प्यूट सेटल कर लेता हूँ। लेकिन कायदे आजम ने कहा कि भाई मैं मुसलमानों की जमीन पर एक दिन भी एक अंग्रेज को हुक्मरान जो है वो तस्वर नहीं कर सकता। तो फिर कायदे आजम खुद बन गए। ठीक है जी, क्योंकि कायदे आजम खुद जो है वो थे। अच्छा, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो है, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर ली किसने? हरि सिंह ने। कि भाई क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन एक कानून वाला बंदा था, बरतानिया का बंदा था कानून, और वो कहता भाई हम ऐसे नहीं, हरि सिंह साहब आपकी मदद कर सकते, मानते हैं आपके ऊपर हमला गलत हुआ है, 24 अक्टूबर को आपका कुछ एरिया के ऊपर कब्जा हो गया है, बात आपकी ठीक है, लेकिन हम किस अथॉरिटी में आपको सपोर्ट करें? या तो आप हमारे साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन कर लो ताकि हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो कि ये हमारा एरिया था, यहां पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है इस साइड से, ताकि हम एक लीगल हमारे पास जो है जवाब हो इसको पेश करने का, तो फिर हम जो है ना वो कर सकते हैं। हरि सिंह को यानी उन्होंने निगोशिएशन के जरिए से कायल कर लिया कि भाई मेरे साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन कर ले। और फिर जी जैसे ही 26 अक्टूबर को हुई, तो 27 अक्टूबर 1947 को हम क्या कहते हैं? ब्लैक डे फॉर कश्मीर, ब्लैक डे फॉर कश्मीर। और फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार शुरू हो गई, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने हुक्म दे दिया कि भाई अब जाकर आप भी हमला करेंगी, और जो इधर का इलाके जो बच गए हैं और राजा की हुकूमत और ये सारा कुछ इसको ओके करें, ओके करें। अब ये जंग हुई जी, पाक भारत जंग हुई 27 अक्टूबर 1948 को, ब्लैक डे फॉर कश्मीर, कश्मीरियों के ऊपर जो है हमला हो गया जी। फिर उसके बाद जी 1 जनवरी 1948 को नेहरू इस मुद्दा को यूएन में ले गया। यूएन में भी ताजा ताजा यूनाइटेड नेशन एक इदारा बना था। नेहरू जो है सोशलिस्ट माइंडसेट का बंदा था, तो इस तरीके का उसका माइंडसेट था। वो दस्ती इस इशू को कहां ले गया? यूएन में ले गया, यूनाइटेड नेशन में ले गया। कब? 1 जनवरी 1948 को, थोड़े ही महीने बाद। फिर यूएन के अंदर इसके ऊपर निगोशिएशन चलती रही, मामला होते रहे, निगोशिएशन होती रही यूएन के अंदर कश्मीर इशू के ऊपर। इसके ऊपर रेजोल्यूशन भी साइन हुई, और फाइनली 5 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन बिटवीन, उन्होंने कहा कि भाई अभी इसका हम फैसला जब तक नहीं होता तो हम एक सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन कौन सी है जी? ये है जी सीज फायर लाइन, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या है जी? ये सीज फायर लाइन, ये कब कायम हुई थी? 5 जनवरी 1949 को यूएन ने किया था। और इसके लिए एक मिशन भी यूएन ने भेजा, जिसे क्या कहते हैं हम? UNMOGIP, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी ये मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप था कि भाई कौन इनमें से कोई सीज फायर की वायलेशन तो नहीं कर रहा। 12-15 फौजी न्यूट्रल कंट्रीज के वो यहां पर आकर यूएन की तरफ से कि भाई हम यूएन के बंदे, ब्लू जैकेट वाले आकर उन्होंने कहा भाई हम, ताकि भाई इनके ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर हो और जंग दोबारा ना एस्केलेट हो जाए, क्योंकि एक तरफ से गोली चलती है और फिर जो है ना जंग दोबारा छिड़ जाती है और हजारों कीमती जानों का या सैकड़ों कीमती जानों का नुकसान हो जाता है। तो फिर लेकिन फॉर डिस्प्यूट रिजॉल्व एक कमीशन भी बना दिया गया जिसे कहते हैं UNCIP। क्या एब्रीविएशन हुआ? यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो क्या देखेगा कि कहीं आइदर के सीज फायर की वायलेशन तो नहीं हो रही, और दूसरा भाई इस ओवरऑल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब तक ये एक ट्रिगर पॉइंट है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, ये एक ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि यूएन का मकसद क्या है?
यूएन का मकसद है दुनिया में तीसरी आलमी जंग ना हो, और उसने पहली जंग अजीम में देखा है कि असल में तो आलमी जंग किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क से दुश्मनी की बुनियाद पर होती है। फर्डिनांड को कत्ल कर दिया था, ऑस्ट्रियन जो किंग थे या प्रिंस थे उनको कत्ल कर दिया था एक सर्बियन लड़के ने, इस वजह से वो जंग शुरू हो गई थी। दूसरी में भी क्या हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। यानी दो मुल्कों का कॉन्फ्लिक्ट किसी भी आलमी जंग का सबब बन सकता है। तो उन्हें इन चीजों का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने इसके लिए, और इंडिया और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जो है वो पॉपुलेशन थे, बहुत बड़ा एक जो कंट्री थे 1947 में, ठीक है जी। तो इस वजह से इन्होंने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये दो चीजें इनिशिएटिव यूएन ने ले लिए, और सीज फायर लाइन भी एक आर्जी बन गई, और जो है यूएनसीआईपी भी बन गया। और ये कब तक हो गया जी, 1949। फिर इसी कमीशन के अंडर एक एग्रीमेंट हुआ 1949 को, जिसे क्या कहते हैं जी, कराची एग्रीमेंट। कराची एग्रीमेंट, और इसमें कहा गया, एक मैप भी दिखाया गया, मैप भी दिया गया, और इसमें एक पॉइंट जो है वो मेंशन कर दिया गया NJ9842 कि ये भाई हद है आप लोगों के लिए, एक ये पॉइंट मेंशन कर दिया गया। अब ये पॉइंट यहां पर ना एम्बिगुअस था। ये पॉइंट क्या था, एम्बिगुअस था, क्योंकि इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंचाई पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई यहां तक जी, बस उन्होंने यहां तक डिफाइन कर दिया जी पॉइंट। अब पाकिस्तान कहता कि भाई ये पॉइंट ना यहां है, और इंडिया कहता ये पॉइंट यहां है, ताकि इंडिया के पास ये ज्यादा एरिया आ जाए, और पाकिस्तान कहता था पाकिस्तान के पास ज्यादा एरिया आ जाए। और इन दोनों क्लेम्स के दरमियान जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, सोल्तोरो रेंज। यहां पर एक माउंटेन रेंज है जिसे क्या कहते हैं, सोल्तोरो रेंज। और इस साल्तोरो रेंज में आपका दुनिया का हाईएस्ट ग्लेशियर, सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर कितने मीटर का है, 72 किलोमीटर, 72 या 76 किलोमीटर जो है वो, 72 आ जाए 72 लगा दो, 76 आ जाए तो 76 लगा दो। ये जी ये यहां पर है, जिसका 2/3 हिस्सा किसके पास है, इंडिया के पास है। और फिर चश्मे फलक ने वो नजारा देखा कि दुनिया समझ रही थी कि उन्हें पता नहीं था ये पाकिस्तानी और इंडिया है, ये इतनी ऊंचा भी लड़ेंगे, ठीक है। ये दिस इज हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, इतनी ऊंचाई पर भी जो है इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और यानी वो जो NJ9842 पॉइंट था कराची एग्रीमेंट में जिसको मेंशन किया गया था, वही जो है इंडिया कहता था वो यहां पर होता है, पाकिस्तान कहता था यहां। तो ये फिर दोबारा ये भी एक डिस्प्यूट इसमें बन गया, ये भी इसके अंदर डिस्प्यूट बन गया। तो ये वो पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन फिर इसके अंदर हमने जंगें लड़ी। पहले तो ये जंग 1947-48 में, जिसमें सैफ अली जंजुआ को हिलाले कश्मीर मिला, कैप्टन सरवर शहीद को इसमें निशाने हैदर मिला, ठीक है जी, पहली पाक भारत कश्मीर की ऊपर जो जंग थी। फिर उसके बाद 1965 की जंग, मेजर अजीज भट्टी को पंजाब के सपूत को जो है वो मिला। फिर उसके बाद 1971 की तीसरी जंग हुई इसी हवाले से, और राशिद मिनास एक एयरफोर्स को वाहिद जो है वो मिला। उसके अलावा भी जो है 4 और लोगों को भी जो है वो निशाने हैदर मिला। यानी इस कश्मीर के ऊपर 3 जंगें 1971 तक हो गई, 3 जंगें हो गई। और 3 जंगों के बाद पाकिस्तान और इंडिया को रियलाइज हो गया कि ये वाकई हमारे दरमियान एक ट्रिगर पॉइंट है। तो फिर 2 जुलाई 1972 को एक एग्रीमेंट हुआ जिसको क्या कहते हैं, शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो, इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ 2 जुलाई 1972 को, जिसके तहत इस लाइन को नाम क्या दे दिया गया, इसका नाम क्या था पहले जी, सीज फायर लाइन। अब इस सीज फायर लाइन का इस शिमला एग्रीमेंट के थ्रू नाम क्या हो गया,
लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसका नाम हम क्या पढ़ते हैं जी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये है जी वो यहां से लेकर यहां तक की, या यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसके अंदर यहां पर अभी भी डिस्प्यूट है। फिर इसके बाद 1984 में, 1984 में ऑपरेशन मैगडूट, ऑपरेशन मैगडूट के थ्रू इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर का कुछ हिस्से के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ऑपरेशन मैगडूट के नतीजे में 1984 में यहां पर पहला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। कब, 1984 में। ये याद रखना, ये सवाल ऑपरेशन मैगडूट के थ्रू जो है यहां पर हुआ। और फिर लास्ट इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ, सियाचिन के ऊपर, टाइगर हिल के ऊपर और श्रीनगर के ऊपर। यहां पर ये श्रीनगर है, ये इस जगह पर श्रीनगर है, विच इज कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। 1999 में, 1999 में कारगिल वॉर जिसे हम कहते हैं, कारगिल, वो भी इसी जगह पर जो है इंडियन। अब इसका नाम क्या है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और इसका भी आपको नाम पता चल गया। ओके हो गया जी, ओके हो गया। तो ये कश्मीर के कुछ एरिया और ये लाइन ऑफ कंट्रोल में अब कन्वर्ट हो गया, और 1999 में ये हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, यहां पर आपस में हमारी हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। जैसे 2016 में इधर उड़ी अटैक हो गया, उड़ी के अंदर एक अटैक हो गया, जिसकी वजह से सार्क की जो कॉन्फ्रेंस होनी थी 2016 में वो नहीं हुई, 2013 में हुआ था उड़ी अटैक। उड़ी अटैक हुआ था यहां पर। और फिर पुलवामा का एक मामला हो गया जी, पुलवामा अटैक हो गया जी। पुलवामा भी कहां पर था, यहां पर था पुलवामा भी। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, उन्होंने हमारे बालाकोट के एरिया के ऊपर हमला कर दिया जी, जिसे इंडियन एयर स्ट्राइक कहते हैं। और फिर हमने, जो कब हुआ था 26 फरवरी को, हमने 27 फरवरी को उनके एरिया के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया। तो फिर अगेन ये 27 फरवरी 2019 की मैं बात कर रहा हूं जी। ये 19 में भी मामला दोबारा पुलवामा अटैक के जरिए से फिर दोबारा इग्नाइट होने लगा था। फिर उसके बाद जो है 2020 को 5 अगस्त 2020 को क्या किया जी, इंडिया ने इस सारे इलाके को, यहां से लेकर यहां तक के इलाके को अपनी यूनियन टेरिटरी अनाउंस कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर का एक स्टेटस है जी, कश्मीर क्या है, एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, लेकिन हमने उसको ऑटोनॉमिटी दी हुई है। उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अपनी 53 सीटें हैं। ठीक है जी। हमारी बस एक कश्मीर काउंसिल है या कश्मीर कमेटी है, जिसके टोटल कितने मेंबरान हैं जी, 14। उसमें से 8 आजाद कश्मीर के हैं, 6 हमारे हैं। ठीक है जी, जो वजीर आजम अपॉइंट करता है। ठीक है जी। इस 14 मेंबर कमेटी के जरिए से कश्मीर के ऊपर वफाक का एक कंट्रोल है। अदरवाइज ये इलाका ऑटोनोमस है, अदरवाइज ये इलाका। लेकिन यहां पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें एक स्टेटस दिया गया था, विच इज कॉल्ड स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 क्या था जी, स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर। और इसके अलावा 35A भी वो क्या था जी, रेजिडेंसी एक्ट। ठीक है जी। रेजिडेंसी के बारे में कि कश्मीर की रेजिडेंसी जो है वो कोई नॉन कश्मीरी या इंडियन जो है वो इस मकसद के लिए इधर नहीं आ सकता कि कश्मीर के पॉपुलेशन के तनासब को बदल दिया जाए, क्योंकि यूएन ने इधर रेकमेंड किया, क्योंकि यूएनसीआईपी ने इधर क्या कहा, इधर क्योंकि ये भी कर रहा था ना, इसने अपनी रेजोल्यूशन पेश की और इसने कहा इसका हल ये है कि इंडिया अपनी फौज, पाकिस्तान अपनी फौजें इधर से ले जाए, इंडिया भी इधर से अपनी फौजें ले जाए, यहां पर यूएन की एक जो है वो फोर्स यहां पर खड़ी की जाए, और उसके अंडर यहां पर एक प्लेबिसाइड, इस तस्वाबे राय जो है वो करवाया जाए। यहां के लोगों से पूछा जाए कि आपका क्या जी, आप क्या चाहते हो, आइदर यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट। आप अगर या इंडिपेंडेंट होना जो भी है, यानी 3 ऑप्शन हो या 2 ऑप्शन हो, जो भी हो। तो यानी ये जो है यूएनसीआईपी का एक रिजॉल्व था जो दिया गया था। तो इस वजह से
आजाद कश्मीर हमने भी थोड़ा सा क्या किया हुआ है, आजाद कश्मीर को रखा हुआ है, हमने भी ये किया हुआ है, और गिलगित बल्तिस्तान को हमने इसको अलग करके इसको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है जी, हमने इसको स्पेशल स्टेटस, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया हुआ था, उन्होंने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो हम एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर खड़े हुए हो, कि भाई इसका एक स्पेशल स्टेटस बहाल रखा हुआ था, इसको रेजिडेंसी का भी दिया हुआ था कि भाई हमने इसकी पॉपुलेशन के साथ छेड़छाड़ी नहीं की, जैसे थी पॉपुलेशन वैसे ही नेचुरली ग्रो कर रही है। 35A के जरिए से इनकी पॉपुलेशन की सैंक्टिटी को जो है वो प्रोटेक्ट किया गया था। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल थे ये क्या कर दिए जी, खत्म कर दिए। किसने? इंडिया ने, नरेंद्र सिंह मोदी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसने ये खत्म कर दिया। और यहां पर जी उन्होंने क्या कर दिया, लद्दाख और लेह को एक यूनियन टेरिटरी में अनाउंस कर दिया, और इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर को भी एक यूनियन, तो दो डिवीजन इसकी कर दी। ठीक है जी, दो डिवीजन इसकी कर दी, और इस तरीके से दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी के तौर पर इंडिया के अंदर शामिल कर दिया गया, और उनका स्पेशल स्टेटस भी खत्म कर दिया गया। जिसके बाद पाकिस्तान जो है कंसिस्टेंटली जो है उनके साथ जो है वो डिस्प्यूट में, और पाकिस्तान कहता है कि ये एक बड़ा जो है आपका गलत इकदाम है। तो आई होप ये जो बॉर्डर है, ये जो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉर्डर, और ये जो एरिया है स्पेशली, ये एरिया आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या एरिया है। तो इसको जो है कनेक्टिविटी के जरिए से अगर हम करेंगे तो हमारा होगा, अदरवाइज अब इसकी कनेक्टिविटी क्या है, कनेक्टिविटी इसकी ये है कि भाई कश्मीर जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक लार्जली जो है प्रिंसली स्टेट थी एरिया वाइज, और इसमें 80% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और इसके ऊपर रूल कर रहे थे हरी सिंह। और ये एरिया अगर हम देखा जाए तो करंटली जो है ये आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान के पास है, आज़ाद कश्मीर 13,297, गिलगित बल्तिस्तान जो कि 77,000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये पाकिस्तान के पास है। उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख और लेह, ये एरिया जो है इंडिया के पास है। उसके अलावा तक्षगम वैली और अक्साई चीन जो है ये चाइना के पास है। तो ये तीन के दरमियान जो है, इसके अलावा जो सोल्टोरो रेंज है वो कराची एग्रीमेंट के थ्रू एक डिस्प्यूट है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है उसके अंदर भी, और जो 1984 में इंडिया ने जो ऑक्यूपाई कर लिए थे उसके ऊपर भी एक डिस्प्यूट मौजूद है। तो ये वो एरिया है जिसके ऊपर जो है ये पूरा का पूरा, और ये डिस्प्यूट क्यों हुआ, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 है, जो हरि सिंह था उसने एक्सेशन कर ली किसके साथ जी, इंडिया के साथ, और इंडिया ने जो है यहाँ पर अपनी फौज भेज दी, और पहली पाक भारत जंग का आगाज हो गया। और फिर उसके बाद जो है 1 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू इस इशू को यूएन में ले गए, और यूएन ने इसके लिए सीज फायर के लिए भी कोशिश शुरू कर दी, और फाइनली 5 जनवरी 1949 को यहाँ पर एक सीज फायर लाइन जो है वो लगा दी गई, और यहाँ पर एक UNMOGIP, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस ओवरऑल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो कर दिया गया, जिसके थ्रू 1949 के अंदर एक कराची एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद एक जो है NJ 9842 पॉइंट जो है वो बताया, लेकिन वो पॉइंट इंडिया ने क्लेम किया कि वो इस तरफ है, पाकिस्तान ने क्लेम किया वो इस तरफ है। इसलिए जो है दरमियान वाला जो एरिया था जो साल्तोरो रेंज कहलाता है, जिसके अंदर सियाचिन ग्लेशियर, द हाईएस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, 72.5 या 76 किलोमीटर का जो हाईएस्ट ग्लेशियर है, उसके ऊपर जो है वो एक डिस्प्यूट जो है इनका हो गया, और जिसके ऊपर कारगिल की कॉन्फ्लिक्ट भी हुई, जिसके ऊपर जो है आगे भी जो है अभी भी जो है हमारे डिस्प्यूट जो है वो रह गए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि लद्दाख, लेह और ये जो एरियाज हैं इनको यूनियन टेरिटरी 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था और उसका जो रेजिडेंस का 35A का जो कानून था, इन दोनों को रिवोक कर दिया, इनको खत्म कर दिया, जिसके नतीजे में जो है यूनियन टेरिटरी इन दोनों को बना दिया। और इसके बाद हम अगेन जो है इंडिया से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसका जो स्पेशल स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, और यहाँ पर पॉपुलेशन के जो, क्योंकि अगर कल को प्लेबिसाइट होता है तो हम तो कहेंगे भाई आपने तो उसको यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ था, आपने तो इधर पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, आपने तो इंडियन को यहाँ पर लाकर बिठा दिया, यहाँ पर जी पॉपुलेशन तो ये थी, अब पॉपुलेशन आपने अपने सारे बंदे इधर लाकर बता दिए और आप कह रहे हो कि प्लेबिसाइट करा लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सारे बंदे तो वोट देंगे आपके हक में, आपके प्लांटेड, तो अब जो है ये हम नहीं मानते फिर, अब ये फिर ये एक इटर्नल, एक ये परपेचुअल डिस्प्यूट बन जाएगी। तो इस वजह से जो है, लेकिन ये 2019 से आज देख लें कि 2025 हो गया तो बस चल रहा है जी। तो मामला ये है कश्मीर का। तो आई होप और ये कश्मीर के एरियाज भी आपको समझ आ गए होंगे और इसकी बाउंड्री भी आपको समझ आ रही। अब
एक तो ये हो गया जी, इसके साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक भी देख लिया, छोटा सा एक टॉपिक कश्मीर का भी, कश्मीर का क्या चक्कर है, और ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल ये भी हमें पता चल गई। अब हमारे दूसरा जो टॉपिक है, अब ये एक चार्ट बन गया आपका। अब दूसरा चार्ट कौन सा होगा हमारा, बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। आउटलाइन के अंदर दूसरी चीज क्या, एरिया के बाद बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। एरियाज आपके यही पूछे जाते हैं, और ये अब आपने एरियाज याद करने हैं। कौन कौन से एरियाज हैं जी, पाकिस्तान के जी आपके जो है 4 सूबे हैं, 3 फेडरल टेरिटरीज हैं। 2 फेडरल टेरिटरीज आपको बता दी, और एक यहाँ पर इस्लामाबाद है आपका फेडरल कैपिटल, जो 906 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आपके जो 4 सूबे हैं उनका, आपका पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है जी, पाकिस्तान का टोटल एरिया है 8,81,913 किलोमीटर। फिर उसके बाद जो 4 सूबे हैं इनके अंदर जो है आपका कौन सा है जी, पंजाब का कितना है जी, 2,05,000, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आपका जो है सिंध का कितना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी आपका बलूचिस्तान का कितना है जी। तो जी अब पॉपुलेशन की भी आपको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन जी पंजाब की कितनी है जी, पंजाब की 13 करोड़, ठीक है, इसकी 6 करोड़, ठीक है जी, इसकी 5 करोड़ या 4, 4.5 करोड़, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसकी 1 करोड़, 1 करोड़ समथिंग है जी, ठीक है जी, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन। हालांकि और परसेंटेज, इनकी परसेंटेज भी आपकी पेपर में पूछी जाती है, तो वो भी हमें आनी चाहिए। पंजाब कितने परसेंट है, 25.8% ऑफ टोटल एरिया। ये सिंध कितना है जी, 18% ऑफ टोटल एरिया, 13% ऑफ टोटल एरिया, 43.6% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और कश्मीर डिस्प्यूट, अब एरियाज आपके ओके हो गए, एरियाज और पॉपुलेशन आपकी ओके होगी। गिलगित बल्तिस्तान की जो आजाद कश्मीर की कितनी पॉपुलेशन है, तकरीबन जो है वो 60 लाख, और गिलगित बल्तिस्तान की 30 लाख, 60 लाख 30 लाख, ठीक है जी। तो आधा आधा ऐसे याद, ये रफ फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, हमने याद करने हैं, यानी करीब करीब आपको। इसकी 12 करोड़ समथिंग है तो 13 करोड़ कह दिया जी, ठीक है। इसकी 5 करोड़ समथिंग है, 6 करोड़ कह दिया जी, ठीक है जी। इसकी 4 करोड़ समथिंग है तो 5 करोड़ कह दिया जी। इसकी 1 करोड़ समथिंग है तो 1.5 करोड़ कह दिया जी। तो इस तरीके से जो है एक रफ सा आइडिया। इसकी जो है आपकी 40 लाख है तो जी 50 लाख कह दिया जी, 60 लाख कह दिया जी। फिर उसके बाद जी इसकी जी गिलगित बल्तिस्तान की 20 लाख है तो 30 कह दिया जी, ठीक है। रफ रफ आपको आपने आइडिया इस तरीके से लगाना, ताकि आपको आइडिया हो गया यार पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट एरियाज के अंदर, आपका एक रफ स्केच बने। बाकी ये जो ये डिस्प्यूट है, ये मेजर डिस्प्यूट है, ये आपको पता चल गया। अब दूसरे नंबर पर आपका क्या है, बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, ये दूसरा चार्ट है जी। ये भी अगेन जो है वो क्या हो गया है, अपडेट हो गया जी। 4 अगस्त 2020 को सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये भी जनाबे वाला क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। उसमें हमारा जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किसके साथ है जी, ड्यूरेंड लाइन, कितना है जी, 2611 किलोमीटर। ये ड्यूरेंड लाइन, ये क्योंकि बरतानिया जो है यहां पर हुकूमत कर रहा था, तो उन्हीं का एक सर्वेयर जनरल था जिसका नाम था मोर्टिमर ड्यूरेंड, और जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहा था बंदा, उन्हीं का, बरतानिया का पपेट था एक, जिसका नाम था अमीर अब्दुर्रहमान। अमीर अब्दुर्रहमान और मोर्टिमर ड्यूरेंड ने मिलकर यहां पर एक लाइन लगाई, यहां से यहां तक, विच इज डिस्प्यूटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आज भी डिस्प्यूटेड है। द ओनली कंट्री हु अपोज पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन फॉर मेंबरशिप वाज अफगानिस्तान। वाहिद एक ऐसा मुल्क जिसने पाकिस्तान की मेंबरशिप की मुखालफत की यूएन के अंदर, वो कौन सा मुल्क था, अफगानिस्तान। वाई, ड्यू टू बॉर्डर डिस्प्यूट।
और ड्यूरेंट लाइन का जो डिस्प्यूट था जो कि अमीर अब्दुर्रहमान जो हैं उनके दरमियान और मोर्टिमर ड्यूरेंट के दरमियान हुआ था। तो अभी मॉडर्न जो बॉर्डर है वो 2611 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। ठीक है जी, तो ये ड्यूरेंट लाइन है जो अफगानिस्तान के साथ है जी। ठीक है जी, अफगानिस्तान के साथ है। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारे एरियाज हैं, जैसे यहां पर हमारा जो एरिया है वो कौन सा है, चमन। यहां पर हमारा कौन सा एरिया है, चमन। कोयटा के साथ, कोयटा के नीचे करके हमारा कौन सा एरिया जी, चमन। और यहां पर अफगानिस्तान का कौन सा है, स्पिन बोदलाक, स्पिन बोदलाक का एरिया। दिस इज फेमस बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, चमन बॉर्डर। गाड़ियां मिलती हैं जी, ठीक है जी, नॉन वो पता नहीं क्या जी, नॉन कस्टम टाइप की। ठीक है जी, तो ये आपका जो है हो गया स्पेन बोदलाक। फिर उसके बाद कुछ एरियाज हैं बॉर्डर पर जो एडजेसेंट हैं, जैसे पाक्तिया, पाक्तिया, जैसे पाक्तिका, जैसे खोस्त, जैसे नंगनहार। ठीक है जी, नंगनहार। ठीक है जी, तो ये वो एरिया है एडजेसेंट। और गजनी नहीं आता, गजनी यहां पर है जी, गजनी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच नहीं करता। ये सवाल आते हैं ना, तो पाक्तिया भी सवाल आया हुआ है, पाक्तिका भी सवाल आया हुआ है, होस्ट भी आया हुआ है, नंगनहार भी आया हुआ है। तो वो और पिन बोदलाक और ये भी, तो ये बॉर्डर एरियाज हैं जो एडजेसेंट हैं पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान। इसके अलावा एक बड़ा मशहूर और बॉर्डर क्रॉसिंग है जिसका क्या नाम है, तोरखम बॉर्डर। ठीक है जी, तोरखम पाकिस्तान के अंदर, और उधर जी जो है जलालाबाद, जलालाबाद। ठीक है जी, तोरखम और जलालाबाद जो है इनके दरमियान जो है बॉर्डर क्रॉसिंग है। इसके अलावा भी अंगूर अड्डा, ठीक है जी, बदीनी, अंगूर अड्डा और बदीनी, ये भी बॉर्डर क्रॉसिंग है ट्रेड के लिए। यहां से जो है वो बहुत सारे लोग जो है जो है वो ट्रेड की गर्ज से बाकी गर्दों से ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये अफगानिस्तान के साथ हमारा कुछ बॉर्डर है जी। फिर उसके बाद ईरान के साथ, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के कहां पर आता है जी, वेस्ट में, मगरिब में। ठीक है जी, वेस्ट में आता है जी, पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है जी, अफगानिस्तान। फिर उसके बाद जी हमारे पास अगला कौन सा है जी, यहां से लेकर, ठीक है जी, तो ये भी बर्तानिया के दौर में हुआ था, जिसे क्या कहते थे, गोल्ड मिड लाइन। कब हुआ था जी गोल्ड मिड लाइन, 1876 में हुआ था पाकिस्तान के साथ। फिर इसका मामला जो है वो गोल्ड मिड की लाइन कितनी है जी, 909 किलोमीटर। सर्वे ऑफ पाकिस्तान लेटेस्ट बॉर्डर लाइन जो है वो कितनी है जी, 909 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक है जी बॉर्डर। और ये कब सेटल डाउन पाकिस्तान के साथ कब हुआ है, 1958 में। ठीक है, और ईरान जो है ये पाकिस्तान का बड़ा दरीना दोस्त मुल्क रहा है। ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड पाकिस्तान। पाकिस्तान की जब इंडिपेंडेंस का ऐलान हुआ तो ईरान वो पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। और ईरान ही वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान में अपनी पहली एम्बेसी खोली। ठीक है जी, पाकिस्तान ने अपनी पहली एम्बेसी मिस्र में खोली, लेकिन ईरान ने सबसे पहले अपनी एम्बेसी ईरान ने पाकिस्तान में खोली। ठीक है, ईरान के साथ हमारे बड़े जो है वो हैं। और फिर यहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग कौन सी है, मंदपिशीन बॉर्डर। मंदपिशीन बॉर्डर कब ओपन हुआ है, 2021 में। ठीक है जी, और तफ्तान, जैडान, तफ्तान जैडान बॉर्डर जो है, ये दो बॉर्डर क्रॉसिंग है किसके साथ जी, ईरान के साथ हमारी। ठीक है, ईरान के साथ हमारी ये दो बॉर्डर क्रॉसिंग हैं, मंदपशीन और तफ्तान जैडान जो है बॉर्डर। तो ये जी बॉर्डर है बिटवीन, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब कोस्ट लाइन हमारी कितनी है जी, ये इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान भी हो रहा है ना,
कोस्ट लाइन हमारी कितनी है जी अपडेटेड? 1058 किलोमीटर अपडेट हो गई है जी। और यहां पर हमारा ये फारदस्ट पॉइंट कौन सा है जी? फारदस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा कोस्ट लाइन पर? जीवानी। फिर उसके बाद हमारे पास कौन से पॉइंट है जी? गवादर। ठीक है जी। और ये गवादर सी पोर्ट आपको पता है बड़ा न्यूज के अंदर भी रहता है। गवादर के बाद हमारे पास क्या है जी? पत्नी। पत्नी एक हार्बर है जी, फिश हार्बर, मछलियां पकड़ने की हार्बर यहां पर बना हुआ है। फिर उसके बाद पत्नी के बाद औरमारा। औरमारा एक सी पोर्ट है हमारी। ठीक है जी। औरमारा के बाद फिर आपके पास गडानी बीच, ये एक शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है। यहां पर शिप को ऑफलोड किया जाता है, उसे ब्रेक करके ऑफलोड किया जाता है गडानी बीच के ऊपर। ठीक है जी। और ये आपका जो कोस्ट लाइन है, ये इसका मेजर पोर्शन किसके साथ है? बलूचिस्तान के साथ, जिस पर बलूचिस्तान कोस्टल हाईवे भी जो है वो जिसके ऊपर होती है 653 किलोमीटर की बलूचिस्तान, या जिसे मकरान कोस्टल हाईवे कहते हैं जी, मकरान कोस्टल हाईवे 653 किलोमीटर की, 653 किलोमीटर की। ये आपके बलूचिस्तान के साथ जो कोस्ट लाइन है उसकी ये है। फिर उसके बाद आपकी कराची के साथ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी? कराची पोर्ट और बिन कासिम, जिसका पुराना नाम क्या था? कैपरी। और फिर उससे पहले क्या था? दीबल। ठीक है जी। कैपरी या दीबल। ठीक है जी। तो ये कराची पोर्ट सबसे बड़ी लार्जेस्ट पोर्ट कौन सी है आपकी? कराची। और मेजर सी पोर्ट पाकिस्तान की कितनी है जी? 3। मेजर सी पोर्ट कितनी है जी? 3। तो ये आपका कोस्टल एरिया की भी आपको समझ आ गई। कोस्टल एरिया पर यानी क्या है? यानी जीवानी जैसा पॉइंट है, गवादर जैसी सी पोर्ट है, पत्नी जैसा हार्बर है जहां पर मछलियां पकड़ते हैं, और मारा जैसी सी पोर्ट है, फिर उसके बाद गडानी जैसा बीच है, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद जो है आपका कराची पोर्ट है, और फिर आपके पास बिन कासिम पोर्ट है। तो ये है आपका कोस्टल एरिया। ठीक है जी। ये आपका कोस्टल एरिया है। और आपकी जो वो है कोस्ट के ऊपर जो एरिया होता है नॉटिकल माइल में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये आपकी कितनी है जी? यानी समंदर में वो हदूद जो पाकिस्तान का एरिया कंसिडर की जाती है, ये जी, ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान का कितना है जी? 300 कॉन्टिनेंटल शेल्फ 350 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल। और नॉटिकल माइल को 1 नॉट भी कहते हैं। 1 नॉट इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। 1 नॉट इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। 350 नॉटिकल माइल है। इसके अंदर पहले इजाफा कब हुआ? फर्स्ट इंक्रीज 2012 और सेकंड इंक्रीज 2015। 2015 में सेकंड इंक्रीज और फर्स्ट इंक्रीज जो है। और अब कितनी है जी? ये आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है ये जैसे शेल्फ है, तो यहां पर ये पानी होता है जी टोटल। तो ये जो पानी का एरिया जहां पर नीचे थोड़ी सी लैंड है हल्की सी, इसे दिस इज कॉल्ड जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इसे क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप और दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल राइज। ये यहां पर चढ़ने की जगह जो है राइज कहलाती है, और जो दरमियानी जगह है वो स्लोप कहलाती है, और वो जगह दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो
तो ये जी आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आपको पता चल गया। तो ये पाकिस्तान का हमने पाकिस्तान के बारे में हमें पता चलता जा रहा है, पाकिस्तान के बारे में हमें पाकिस्तान का एरिया पता चल गया है। यानी एक आम इंसान के जितना नहीं, एक मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करने वाले इंसान की तरह का हमें पता चलता जा रहा है। यानी आपको इसमें से शायद कोई थोड़ी बहुत चीजें पता होंगी, लेकिन मुकाबले की तैयारी करने वाला क्या होता है, वो परफेक्शनिस्ट होता है। उसने एमसीक्यू के ऊपर टिक करना है, वो यहां पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अब इसको याद करने का टेक्निक क्या होगी, वो अपने चार्ट बनाए, अपना नक्शा बनाए, इनको लिखे, इनको बार बार घोटा लगाए और उनको बार बार देखे, ठीक है जी, और उसको याद हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका जो है हो गया, कोस्ट लाइन भी हो गया। ठीक है जी। और फिर आपका आता है जी यहां पर, ये आपका ईस्टर्न बॉर्डर। ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो आपका सबसे पहले तो यहां पर, तो ये यहां पर एक क्रीक है जी, ये क्रीक जो है यहां पर दो लाइन है जी, ये दो लाइन है, इसे कहते हैं ग्रीन लाइन। इसे क्या कहते हैं, ग्रीन लाइन। और ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर जो है वो आपका क्या कहलाता है जी, सर सर क्रीक, सर क्रीक। और इसे जो है ये इस जगह पर पूरा का पूरा होता है, और दिस इज कॉल्ड रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। और ये थरपारकर का इलाका है। तो ये सवाल आता है कि रन ऑफ कच्छ लोकेटेड इन साउथ ऑफ थरपारकर, थरपारकर के साउथ में लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ। ठीक है जी। रन ऑफ कच्छ ये भी एक मार्श लैंड है, एक ऐसा जमीनी टुकड़ा है, यानी यहां पर पाकिस्तान का कोई बॉर्डर डिस्प्यूट था नहीं, इंडिया के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट था नहीं। ये डिस्प्यूट हमारा हुआ कब शुरू, 1965 की जंग में। 1965 की जंग में ये डिस्प्यूट हमारा शुरू हुआ। ये क्रीक होता है, क्रीक इज अ स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ रिवर। क्रीक क्या होता है जी, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ रिवर इज कॉल्ड क्रीक। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ये मेरे पास जो है, यहां पर जो मेरे पानी फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रीक। ये जो छोटे छोटे ऐसे रस्तों में जो पानी, बिल्कुल ऐसे छोटा सा पानी होता है, तो जो ट्रेवल कर रहा होता है, स्मॉलेस्ट जो स्ट्रीम होती है हमारे पास रिवर की, दैट इज कॉल्ड क्रीक। स्मॉलेस्ट स्ट्रीम ऑफ रिवर इज कॉल्ड क्रीक। तो ये जो क्रीक है, लेकिन क्रीक का थोड़ा सा इशू ये होता है कि क्रीक में 6 महीने पानी होता है और 6 महीने यहां पर खुश्की होती है। तो वो जो 6 महीने जब खुश्की है, तो ये जमीन किसकी है, ये है जी तनाजा, ये पाकिस्तान की है या इंडिया की। तो पाकिस्तान क्लेम करता था जो है 90%। तो फिर इसके ऊपर सर क्रीक अवार्ड हुए, ब्रिटिश मेडिएशन से अवार्ड हुए 1968 में। मीडिएशन किसने की, ब्रिटेन ने, ब्रिटेन ने मीडिएशन की, और इसमें से 10% पाकिस्तान को मिल गया, 90% इंडिया को मिल गया। ठीक है जी। और ये अभी भी यहां पर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हमारा चल रहा है। ठीक है जी। और इसे हम क्या कहते हैं जी, इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, 24 पैरेलल लाइन पर हमारा डिस्प्यूट है जी। 24 पैरेलल, 24 पैरेलल लाइन के ऊपर। क्योंकि 24 पैरेलल लाइन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि 24 लैटिट्यूड पर है ये जमीन को। अगर मैं, ये जमीन है, जमीन को मैंने लेटी हुई लाइनें और लंबी लाइनें, लॉन्ग लाइनें, इनमें डिवाइड किया हुआ है। तो जो लेटी हुई लाइनें हैं, मैं कहता हूं यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, इस तरीके से करते करते जो 24 डिग्री पर ये बनता है एरिया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 24 पैरेलल लाइन। दुनिया को हमने इमेजिनरी लाइंस के जरिए से समझने के लिए इसके ऊपर लाइनें लगाई हुई हैं खुद ही। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ये 24 डिग्री। 24 डिग्री पे क्या आ गया, रन ऑफ कच्छ आ गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है 38 पे क्या आ गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है, 38 पे आ गया। और 17 पर क्या आ गया जी, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम आ गया। फिर 49 पैरेलल लाइन,
यूएसए और कनाडा के दरमियान आ गया जी, ऐसे 49 वाली लाइन। ठीक है, ये लैटिट्यूड लाइन के जरिए से हमने उस बॉर्डर को नाम दे दिया। वैसे तो वो फ्रंटियर है, बॉर्डर है जी, लेकिन उसका एक और नाम भी है। जैसे इस बॉर्डर का क्या नाम है, 24 पैरेलल लाइन भी कहते हैं, इसको ग्रीन लाइन भी कहते हैं, इसको सर क्रीक बॉर्डर भी कहते हैं। तो इसके ये नाम है जी, डिफरेंट नाम है। और ये डिस्प्यूट है जी इसके ऊपर, जिसके अंदर पाकिस्तान ने, इंडिया ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए अब मना कर दिया कि अब मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है वो नहीं करना चाहता इसके ऊपर। ठीक है जी, बस जो हो गया वो हो गया। तो ये जो है इंटरनेशनल, लेकिन 1968 में ये अवार्ड, इन्हें क्या कहते हैं, सर क्रीक अवार्ड। ठीक है जी, जिसमें ये फैसला किया गया बरतानिया ने कि भाई ये जीत का ये इसका, तो इस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश कि भाई इनके दरमियान कोई मसला तो हल हो। ठीक है जी, तो ये मामला है। बाकी जो अब यहां से लेकर यहां तक का जो बॉर्डर है, दिस इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। इंडिया के साथ हमारा टोटल बॉर्डर कितना है जी, 33 23 33 23 33 किलोमीटर हमारा इंडिया के साथ टोटल बॉर्डर है, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है, 2100। ठीक है जी, 2100 है, 2100 बॉर्डर हमारा है। और उसमें ये फिर रेड क्लिफ लाइन भी आती है। ठीक है, 1640 किलोमीटर की रेड क्लिफ लाइन भी आती है आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है विद इंडिया। फिर उसके बाद आपके पास आता है ये, अब ये कौन सा बॉर्डर है जी, दिस इज कॉल्ड वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री, ये तो बाकी तो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो 2100 मीटर 2100 किलोमीटर का है। लेकिन वर्किंग बाउंड्री में क्या है, वर्किंग बाउंड्री में हमारा यहां पर इलाका है सियालकोट, पंजाब का। क्या इंडिया सियालकोट को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है? जी मानता है, बिल्कुल। इंडिया को कोई इख्तलाफ नहीं है, इंडिया सियालकोट को ये नहीं कहता कि ये मेरा है। इंडिया सियालकोट के बारे में उसका ये दावा नहीं है, वो क्या कहता है, सियालकोट पाकिस्तान का ही है। तो इंडिया के एतबार से तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन क्या हम कश्मीर को या जम्मू और कश्मीर को क्या इंडिया का इलाका मानते हैं? हम नहीं मानते, हमारी तरफ से ये डिस्प्यूटेड है, उनकी तरफ से ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और हमारी तरफ से ये क्या है, डिस्प्यूटेड है। इसीलिए इसका नाम हमने एक मुख्तलिफ रखा हुआ है, बाकी बॉर्डर से मुख्तलिफ, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं रखा हमने। इसका नाम क्या है जी, वर्किंग बाउंड्री। और ये कितनी है वर्किंग बाउंड्री, 202 202 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका यहां से लेकर यहां तक का जो है, ये जो बॉर्डर है, इसको क्या कहते हो आप, अब LOC। और उसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको पता चल गया, लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों कहते हैं जी हम, सारा डिटेल में आपको पता चल गया। और ये कितनी है जी, अब लेटेस्ट 861 किलोमीटर, 861 किलोमीटर। तो ये जी आपका टोटल बॉर्डर जो है वो क्या हो गए। ओके, ये चार्ट बना लो एक, उसको एक बार याद कर लो तो कहानी खत्म। वरना वही जो मैंने जिससे आगाज किया था, 10 सब्जेक्ट के नाम है जी, तरतीब नहीं बनाई हुई, कहां से शुरू करना है। अब मैं ये क्यों पढ़ा पा रहा हूं, मेरी तरतीब बनी हुई है, मुझे पता है मैंने यहां से ये शुरू करना है, यहां पर मैंने एंड करना है, इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं रुक रहा। और हाँ, मैंने रिवीजन की हुई है, रट्टा मारा हुआ है, मैंने मैप शैप बनाए हुए हैं, मैंने उनको गोटा लगाया हुआ अच्छे तरीके से, इसलिए याद है मुझे। सिंपल कंपोजिशन है। यानी अब आप में से हर कैंडिडेट ने असेस करना है अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज IQ, कि आइदर ये मुझे कितने टाइम में होना है, ये मुझे कितना इसको मुझे टाइम लगना है अपने ब्रेन को, क्योंकि वो 16वीं तक पढ़ चुका है ना, ये 14वीं तक वो पढ़ चुका है, उसको अपने माइंड का थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना कि यार मुझे ये मेरे बनते हैं 5 सफे, 5 सफे मैं एक सफा याद करने में मुझे घंटा लग जाता है और पक्का करने में मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। तो वो अंदाजा लगाएगा कि मुझे 6 घंटे लगने हैं यार, और अब वो कहे कि मैं 1 घंटे में कर लूं, भाई खुद तूने अंदाजा लगाया 6 घंटे में होना, तो 6 लगाओ, किस चीज की जल्दी है, बस जल्दी पड़ी हुई है, ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया, कुछ भी नहीं हो रहा, जा ही जा रहे हैं पेपरों में, जा ही जा रहे हैं और फेल हुए जा रहे हैं और भाग रहे हैं, बस कुछ पक्का नहीं कर रहे।
ये अप्रोच गलत है, जो वन पेपर के कैंडिडेट की ये अप्रोच है, ये गलत है। यानी जो करना है ऐसे पक्का करो जैसे मेरा पक्का है, ऐसे करो जैसे भट्टी का पक्का है, ऐसे पक्का ना करो जैसे जो है किसी का पक्का नहीं है। ठीक है जी, तो पक्का पक्का करो। भट्टी साहब ऐसे है कि नहीं यार, यही अरेंजमेंट है कि नहीं अकरम साहब? सर ये रट्टा मारना पड़ेगा ना, लेकिन एक तरतीब से मारना पड़ेगा। भाई यहां से मैंने शुरू किया, यहां पर आ गया मैं, और इंडिया के साथ अब हमारा जो बॉर्डर है, इसके जो एडजेसेंट एरिया है, एडजेसेंट एरिया इंडिया के साथ जो हमारे हैं वो कौन से हैं जी? ये है जी हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी? पंजाब, इंडियन पंजाब। और ये क्या है जी हमारे पास? राजस्थान। ये हमारे पास क्या है जी? राजस्थान। और ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, अब ये आपने क्या वो कर लिया होगा। ये जी ये कौन सा इलाका है जी? राजस्थान, गुजरात, इंडियन गुजरात, इंडियन गुजरात। तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है जी। उसके बाद इंडियन पंजाब या ईस्ट पंजाब, और फिर उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश। तो ये हैं हमारे एडजेसेंट इलाके इंडिया के साथ। और यहां पर थोड़ा सा हमारा भी एक हल्का सा एरिया है जिसको हम कहते हैं कि हमारा है, और हमारे नक्शे में भी हम उसको शो करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जूनागढ़ एंड मनावदर। जूनागढ़ और मनावदर स्टेट जो है, ये हम अपने नक्शे में क्या करते हैं? शो करते हैं। जूनागढ़ कराची से कितने किलोमीटर है जी? 450 या 300 माइल, 300 माइल या 450 किलोमीटर जो है इसका कराची से फासला है जूनागढ़। और हम इसको क्या कहते हैं? ये हमारा है। किस बुनियाद पर? ये जो है जूनागढ़ जो थी, ये भी एक प्रिंसली स्टेट थी। जूनागढ़ भी प्रिंसली स्टेट थी, कश्मीर की तरह की। तो इसका जो राजा था, इसका जो नवाब था, उसके पास भी दो ऑप्शन थे। तो वो था मोहम्मद 11 या मोहम्मद खान कांजी। मोहम्मद खान कांजी जो था, उसके पास भी दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन था मोहम्मद खान कांजी के? भाई आइदर यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। तो क्योंकि वो मुसलमान था, लेकिन इधर पॉपुलेशन क्या थी? इधर हिंदू थी, 90% पॉपुलेशन हिंदू थी। लेकिन उसने ट्रीटी ऑफ सक्सेशन किसके साथ साइन कर ली? पाकिस्तान के साथ। और इधर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका क्या नाम था? शाहनवाज भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद। वो क्या थे? यहाँ के दीवान थे, यानी प्राइम मिनिस्टर थे। मोहम्मद खान कांजी ने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया हुआ था? जुल्फकार अली भट्टे के, भुट्टो के वालिद को, ठीक है, शाहनवाज भुट्टो को। तो वो जो है मुसलमान होने की वजह से हुक्मरान, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। लेकिन इंडिया ने, क्योंकि ये इंडिया के इलाका है, इंडिया के अंदर आता था, इंडिया ने इसको चारों तरफ से सीज कर लिया। और फिर 1948 20 फरवरी को यहां पर क्या करवाया? रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम कराकर ये इलाका अपने अंदर शामिल कर दिया। ठीक है जी। तो लेकिन आज भी हम क्या कहते हैं? ये हमारा। ठीक है जी। उनके पास यहाँ पर थोड़ी पावर थी, उन्होंने शुरू में यहाँ पर हमला कर दिया, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये भी था, फिर हम यहाँ पर फौज नहीं भेज सके, हम यहाँ पर अपना एक टेरिटोरियल क्लेम नहीं हासिल कर सके, क्योंकि लीगल तो हमारे पास है, आजकल है। हम आज तक इंडिया को हॉन्ट करते हैं सर कि तुम भी तो इसी क्लेम के थ्रू इधर आगे बैठे हुए हो ना। अगर आबादी देखी जाए तो यहाँ की तो मुसलमान थी, ये तो हमारे पास होना चाहिए। तो अगर तुम यहाँ पर आ सकते हो तो हमारा भी ये है। तो हमने एक उसके ऊपर एक मॉरल जो है एक बर्डन डाला हुआ है कि भाई ये देख लो, हमारे पास भी फिर ये इलाका यहाँ पर बनतवा, बनतवा का इलाका है, जहां पर अब्दुस्तार ईदी पैदा हुए थे। अब्दुस्तार ईदी जो है, जो जुलाई 2013 के अंदर जो है जिनकी वफात है, सॉरी जुलाई 2016 में जिनकी वफात है, वही अब्दुस्तार ईदी बंटवा के इलाके में यहाँ पर पैदा हुए थे। तो यहाँ पर इलाके कौन कौन से हैं? जूनागढ़ है, मनावदर है, बंटवा है और राजकोट, या राजकोट यहाँ का सबसे बड़ा इलाका है। तो ये इलाके हम कहते हैं जी हमारे हैं, लेकिन तो ये आपका पूरा का पूरा बॉर्डर और एडजेसेंट एरियाज। और हमारे इंडिया के साथ जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो कौन सी है जी? एक अतारी और वाघा बॉर्डर। एक कौन सा है जी? यहां पर अतारी, और हमारा इधर वाघा बॉर्डर।
ठीक है, अतारी और वाघा बॉर्डर। और इस तरफ जी हमारा कौन सा है जी, फिर जो है हुसैनी वाला और जो है कसूर, कसूर, और इसको क्या कहते हैं हम, गंदा सिंह बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है ये दो फेमस बॉर्डर क्रॉसिंग है, गंडा सिंह बॉर्डर और वाघा बॉर्डर। ठीक है जी। उसके अलावा जोधपुर, यहां पर भी राजस्थान के अंदर एक इलाका है जी, यहां पर एक इलाका है जी जोधपुर। तो जोधपुर से कराची भी हमारी एक ट्रेन चलती है जी, ट्रेन चलती है इंडिया के साथ। और इसके अलावा हमारी समझौता एक्सप्रेस वाघा से अतारी, समझौता एक्सप्रेस, जिसको 2007 में क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, बॉम्ब अटैक हो गए थे 2007 में, इसमें बम हुए थे, समझौता। तो हमारे इनके साथ बस भी चलती थी और यहाँ पर जी ट्रेन भी चलती थी, लेकिन अभी तो आजकल जो है टेम्परेरी ब्लॉक है वो। ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर क्रॉसिंग भी हो गई और हमारे बॉर्डर्स भी हो गए। और दूसरी चीज हमारी क्या हो गई, एरिया के बाद दूसरी चीज हमारी हो गई बॉर्डर। दूसरी चीज क्या हो गई, बॉर्डर अब हो गए हमारे। तो एक बारी आप ये लिख लोगे, फिर दूसरा मिटाकर, अब ये मैं सारा मिटाता हूं जी, फिर आपको, यानी ये पाकिस्तान हमारा बनता जा रहा है जी, पाकिस्तान का एक तारुफ बना रहे हैं हम। ठीक है जी। तो लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यार थोड़ा हो, लेकिन फिर आप 2 दिन बाद जो है का बताओ क्या कहोगे, ज्यादा हो। ठीक है जी। तो आपका तो कोई दीन ईमान है नहीं, क्यों, आपको आइडिया नहीं है ना कि कितना है, क्या है, कैसे करना है। तो ये आइडिया पहले मैं बनाऊंगा, फिर आप कहोगे यार बिल्कुल ओके, इतना पढ़ा रहा था उतना ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है जी। तो क्योंकि हमारा कोर्स है, वरना अगर हमने ऐसा ऐसा पढ़ाया और थोड़ा पढ़ाया तो फिर साल लग जाएगा। आपको तो जल्दा है। ठीक है जी। तो जल्दा जो इसको है, तो वो फिर जल्दा जो है वो कहेगा साल, तो साल जो है वो बेचारे से नहीं होता, तो फिर हमारे लिए भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है साल पूरा पढ़ाना। ठीक है जी। और कैंडिडेट जो है 4 महीने बड़ा औखा सबर करते हैं। ठीक है जी। बड़ा औखा हो जाता है भट्टी साहब, क्या ख्याल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रही होती है 4 महीने भी। तो लेकिन फिर हम भी कोशिश करते हैं कि यार हर चीज ही पढ़ा दें, हमारी तरफ से कमी ना रह जाए। अब हमने ये करवाया है, अगर कोई बॉर्डर के रेलिवेंट सवाल आएगा तो भाई इधर से ही आएगा, कोई एरिया में से सवाल आएगा तो इधर से ही आएगा, है कोई तारुफ में से सवाल आएगा इधर ही आएगा। क्या करें, कोर्स पूरा देखा जो हुआ है मैंने, मुझे तो पता है ना कि भाई मैंने करना है। अकरम साहब का पेपर आने वाला है, सारे सवाल है, यानी कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं था जो सवाल ना हो। यानी ये एक एक लफ्ज इसका मतलब याद करना पड़ेगा, जो मुंह से निकला है वो भी याद करना पड़ेगा, इसका मतलब है। लेकिन सीक्वेंस में याद सारा करना पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंस में। डन हो गया। तो एरियाज भी हो गए जी, बॉर्डर भी हो गए। अब जी, और नक्शा जो है ना वो आपको पिक्टोग्राफिक मेमोरी देगा। अब उसकी नक्शे की कैद नहीं है आपके ऊपर, नक्शे की आपके ऊपर कैद नहीं है कि आपने कोई बहुत अच्छा बनाना है, ऐसा ऐसा आपका अच्छा बन ही जाएगा। फिर अब जी आउटलाइन को हम दोबारा लिख लेते हैं इधर। आउटलाइन में पहले नंबर पर हमने क्या किया जी, पहला चार्ट हमारा क्या बनेगा, एरिया का, ये चार्ट बना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है जी। दूसरा हमारा चार्ट क्या बनेगा जी, बॉर्डर्स और एडजस्टेंट एरियाज और क्रॉसिंग्स और कोस्ट लाइन और डिस्प्यूट्स।
अगर इसको अब मैंने एक्सप्लोर कर दिया, ये भी हमने कर लिया। ठीक है जी। अब ये चीजें जो है वो, अब तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है कि पाकिस्तान का थोड़ा सा अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं। पाकिस्तान का जो नाम है, ये चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर पंफलेट में दिया था, जिसमें पी जो है ये किसका था? पंजाब, और ये अफगान के, और आई है इंडस, और बस यानी इस तरीके से, यानी तान बलोचिस्तान का, और ऐसे सिंध, और ये तान बलोचिस्तान, ये हमने खुद ही बनाया हुआ, बस पता नहीं उनका ये था कि नहीं था। अच्छा जी, अब ये जी नाम हमारा हो गया। तो फिर उसके बाद भी पाकिस्तान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ प्योर पीपल। लैंड ऑफ प्योर पीपल। अच्छा जी, क्या? फिर उसके बाद जो है लैंड ऑफ प्योर पीपल। अच्छा, फिर उसके बाद जी पाकिस्तान का और क्या है जी? सिल्वर पगोडा भी है। लैंड ऑफ सिल्वर पगोडा छोड़ दो। और फिर पाकिस्तान जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और ये हमने सिस्टम कहां से लिया है? ब्रिटिश से। यानी उसे ब्रिटिश की डेमोक्रेसी को कहते हैं वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी। तो ये वहां से आया है, हमने वो लिया है वहां से। और हमारा जो ये स्टेट है, स्टेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? 4 एलिमेंट होते हैं। तो हमारे वो एलिमेंट पूरे हैं। स्टेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? 4। सबसे पहले तो भाईजान टेरिटरी होगी, तो फिर कुछ होगा। हाँ, टेरिटरी नंबर 1। नंबर 2, उसमें कुछ लोग भी तो हों, सॉरी, पापू लेशन। नंबर 3 जो है आपके पास गवर्नमेंट। और नंबर 4 जो है सॉवरेनिटी, मुक्तदरे आला, सॉवरेनिटी। ठीक है जी। फिर आगे गवर्नमेंट के हमारे कितने एलिमेंट्स हैं जी? 3 एलिमेंट्स गवर्नमेंट के। अभी उम्मे हबीबा का इंटरव्यू हुआ है, उससे ये पूछा हुआ। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट के कितने एलिमेंट्स हैं जी? पहला कौन सा है जी? लेजिस्लेटर। और नंबर 2 एग्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव। नंबर 3 जुडिशरी। ठीक है। तो टेरिटरी के बारे में पता चल गया? टेरिटरी ओके है? टेरिटरी की पता चल गई है ना? हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन मिल गया टेरिटरी का। ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है ये मैं आपको दूंगा, आप इसका लिखना, उसको लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना, वो आपको बेहतरीन तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ओके हो गई। पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है जी? टोटल 25 करोड़ के करीब है जी। ठीक है। और उसमें जो एरियाज हैं वो भी आपको मैं डिफाइन कर दिए। फिर उसके बाद जी
गवर्नमेंट का अभी हम बात कर लेते हैं। और सॉवरेनिटी कहते हैं मुक्तदर आला, और हमारी सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। अच्छा, अब जो हमारे गवर्नमेंट के 3 एलिमेंट्स हैं, उनमें एक एलिमेंट कौन सा है जी? लेजिस्लेटर। तो हमारा लेजिस्लेटर कैसा है? लेजिस्लेटर 2 तरह का होता है, एक होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेटर और एक होता है बाई कैमरल लेजिस्लेटर। कितना कौन सा लेजिस्लेटर होता है? एक यूनिकैमरल यक एवानी मुकन्नना, मुकन्नना कहते हैं लेजिस्लेटर, किसे कहते हैं? मुकन्नना, मुकन्नना। यक एवानी मुकन्नना भी हो सकती है, 2 एवानी मुकन्नना भी हो सकती है, बाई कैमरल लेजिस्लेटर भी हो सकती है, और यूनिकैमरल लेजिस्लेटर भी हो सकती है। तो हमारी अभी कौन सी है? बाई कैमरल लेजिस्लेटर है जी हमारी। दो एवानी मुकन्नना, 2 एवानी मुकन्नना है हमारी जी, बाई कैमरल लेजिस्लेटर है। तो क्या हमारी यूनिकैमरल भी थी कभी? जी बिल्कुल थी जी, यूनिकैमरल भी थी हमारी। कब? 1956 में और 1962 में। 1956 में हमारी 300 सीटें थी, यकेवानी मुकन्नना थी, और 1962 में 156 सीटें थी। ठीक है जी। तो वो 1956 के आइन के मुताबिक भी हमारी जो मुकन्नना थी, लेजिस्लेटर थी, वो यकेवानी थी, और 1962 के आइन के मुताबिक भी हमारी यकेवानी मुकन्नना थी, सिर्फ नेशनल असेंबली थी जी। लेकिन अब जो हमारा लेजिस्लेटर है, इस लेजिस्लेटर में जो है वो हमारी क्या है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या होता है जी? मजलिसे शूरा। और मजलिसे शूरा कंसिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली प्लस सेनेट प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है जी। आपसे वो पूछेगा ये कि पार्लियामेंट किस चीज पर है जी, तो कोई भी कानून साजी इन तीनों के बगैर नहीं हो सकती, कोई भी कानून साजी इन तीनों के बगैर नहीं हो सकती। यानी हमारे मुल्क में कोई भी कानून बनेगा तो वो सबसे पहले कहां पर जाएगा? नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली की जब 2/3 मेजोरिटी, स्पेशली जब आइन को अमेंड करना है, तो 2/3 मेजोरिटी नेशनल असेंबली की जब उसको पास कर देगी, और फिर सेनेट की 2/3 मेजोरिटी उसे पास कर देगी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा जी? प्रेसिडेंट उसे क्या करेगा? साइन करेगा। तो फिर इस तरीके से हमारा पार्लियामेंट जो है, और ये नेशनल असेंबली जो है, ये हमारी जो है कौमी असेंबली जिसे कहते हैं, और इसे लोअर हाउस कहते हैं, इवाने वीरिंग, और ये इवाने बाला अपर हाउस। और बर्तानिया में लोअर हाउस का क्या नाम है? हाउस ऑफ कॉमन्स। और अपर हाउस का क्या नाम है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वहीं से हमने ये सारा का सारा लिए हैं। फिर उसके बाद इंडिया ने भी वहीं से लिए हैं। इंडिया का लोअर हाउस क्या है? लोकसभा, लोकसभा। और अपर हाउस का उनका क्या नाम है? राज्यसभा, सभा। ठीक है जी, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमारा लेकिन क्या नाम है जी? नेशनल असेंबली और सेनेट। तो लोअर हाउस जो है, इसमें कितने लोग हैं जी हमारे पास? 336। और सेनेट में कितने लोग हैं जी? 96। और ये आपका, अब ये 336 जो है, ये क्या मिलकर बनाते हैं? वफाक की हुकूमत। और इसमें हमारे 4 सूबों से MNAs आते हैं। पंजाब पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सिंध, तीसरे नंबर पर जो है KPK, बलोचिस्तान। ठीक है जी। पंजाब से कितने लोग हैं जी? 173। सिंध से कितने लोग हैं जी?
है 75 और ये कितने हैं जी 55 और ये कितने हैं जी 20। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 5 5 10 10 और 3 13 और जो है 7 7 14 14 और 5 19 19 और 2 एक मिनट। हाँ इस्लामाबाद नहीं है ना, अभी 333 है ना, अभी इस्लामाबाद डालूंगा ना इसमें। 7 7 14 ये एक आ गया 7 7 14 और 15 15 5 20 और 2 22 और ये हो गया जी ये 23 हो गया ना, 333 हो गया जी। ठीक है जी, 333 हो गया और इसमें इस्लामाबाद के हमने इस्लामाबाद भी वफाक की इकाई है तो 336 लोग होते हैं। ठीक है जी, और ये हमारा क्या बनाते हैं लोअर हाउस। ठीक है 336 173 75 55 ठीक है जी और 20। ठीक है जी, तो 5 5 10 और 3 13 7 7 14 14 और 5 19 ये हम कोई गलती कर रहे हैं हम? नहीं नहीं, तो फिर ये तो 323 बन रही है। पांच पांच 10 और 3 13 7 7 14 14 और 1 15 15 और 5 20 और 2 22 2 आता है ना इधर। अच्छा 10 मिनोरिटी की नहीं हम ऐड कर रहे हैं। हाँ वो अलग से है मिनोरिटी, वुमेन की इसमें ऐड हो गई है, मिनोरिटी रह गई है। हाँ 60 इसमें ऐड हो चुकी हैं, वुमेन की कितनी होती है इसमें से 60 और मिनोरिटी की जो है ना वो 10 है। ठीक है जी, तो ये फिर जाकर 336 बन जाते हैं। इसमें पंजाब जो है, और हमें वजीर आजम बनाने के लिए कितना जो है वो चाहिए होता है 172, यानी पंजाब से ही वजीर आजम बन सकता है। ठीक है जी, पंजाब से ही बन सकता है और बाकी ये तीनों मिलकर भी जो है वो नहीं बना सकते। तीनों मिल भी जाएं तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। ये इसका एक फ्लॉ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अभी आपके सामने है, अभी मैं बात करता हूँ। नहीं पॉसिबल हो भी सकता है, कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री का अगर कर दे कोई पंजाबी, हम लोग बहुत ज्यादा लैंग्वेज ओरिएंटेड हो जाएं और पंजाब के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि यार ये सारे बाकी में खाई खड़े हैं। ठीक है जी, और ये रैट्रिक और ये स्लोगन ये नैरेटिव पंजाब के हर जगह पर जो है वो बिल्ड हो जाए। ईस्ट पाकिस्तान में हुआ नहीं, ईस्ट पाकिस्तान में इससे पहले हो चुका है कि भाई वो मेजोरिटी में थे और वो समझ रहे थे कि भाई हम एग्रीव्ड हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो उन्होंने क्या किया जी, वो जीते, वो उनकी गवर्नमेंट बनती थी, वो खुद ही बना सकते थे गवर्नमेंट, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया जी। ठीक है जी, तो यहां पर भी वो एक ये हमें प्लान नजर आता है। फिर उसके बाद 23, हर प्रोविंस से 23 × 4 कितने हो गए 92, और फिर इसमें 4 किस कौन से हैं जी है? 4 है सेनेटर इस्लामाबाद के, 3 नेशनल असेंबली की, 4 इस्लामाबाद की, प्लस 4 96। तो ये जी हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है। अब इसमें ये क्या होते हैं MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और ये होते हैं जी, इनको कौन चुनता है जी, इनको चुनता है, इनको चुनते हैं MPAs और इनको चुनता है MNA।
ठीक है जी। इनको एमएनए और इनको एमपीए, सूबे के, और एमपीए क्या है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, यानी इसके पैरेलल में हमारे पास सूबाई असेंबलियां भी मौजूद हैं, हमारे पास सूबाई असेंबलियां भी मौजूद हैं। लेजिस्लेटर में हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली अलग है। और पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में कितनी सीटें हैं जी? 371। ठीक है जी। और सिंध की कितनी है जी? 175। ठीक है जी। और केपीके की कितनी है जी? 155। और बलूचिस्तान की कितनी है जी? 65। ठीक है जी। और जो है इसके अलावा मैं आपको उनकी दोनों की बता चुका हूं, जीबी की 33 और एजेके की 53। ठीक है जी। और इनकी जो कमेटीज हैं, एजेके की कमेटी के कितने मेंबर हैं जी? 14। और जीबी की कमेटी के कितने मेंबर हैं जी? 12। कमेटी की 6 तो 8 तो देंगे ये लोग। ठीक है जी। ये चुनेंगे 8 लोगों को एजेके की असेंबली, हाँ उसकी जो असेंबली होगी। और यहां पर जो बाकी 6 हैं वो वजीर आजम अपॉइंट करता है, वो वजीर आजम बाकी 6 जो है अपॉइंट करेगा। और इसमें 6 इसमें ये होती है 8+6 और ये होती है जी 6+6। ठीक है जी। इसमें 6+6 की कंपोजिशन है, उसमें 8+6 की कंपोजिशन है। इसमें एजे के 6 ये देगा और जी गवर्नमेंट जो है वो ये देगी। ठीक है जी। 6 देगी और उसमें गवर्नमेंट भी जो है 6 देगी और जीबी भी 6 देगी। प्राइम मिनिस्टर ने जी अपॉइंट करना है, वफाक का कंट्रोल करना है ना। वफाक का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट का। अब इसमें ये आपको यानी सूबाई असेंबलियां भी होती हैं। अब जो वफाक का, अब एग्जेक्टिव जो है, लेजिस्लेटर तो आपको पता चल गई कि लेजिस्लेटर क्या है, लेजिस्लेटर हो गई, ये है जी लेजिस्लेटर। प्रोविंशियल भी बात कर दी मैंने और फेडरल भी मैंने बात कर दी। अब जो एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेटर आपको समझ आ गया कि लेजिस्लेटर क्या होता है। अब एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव के अंदर आपके पास क्या होता है जी? पीएम प्लस कैबिनेट, पीएम प्लस कैबिनेट, ये जो है दिस इज कॉल्ड एग्जेक्टिव। और फिर इनकी जो आगे इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड, ये अपना जो पूरा का पूरा एग्जेक्टिव जो ऑपरेट करती है वो उसे क्या कहते हैं जी? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ये अपनी सारा काम ब्यूरोक्रेसी से कराते हैं। उसमें टॉप पर क्या होते हैं? सीएसएस के 12 ग्रुप, और फिर आपके 12 ग्रुप्स के अलावा कुछ डायरेक्टोरेट्स भी होते हैं जिनमें हम फेडरल के, जैसे एफआईए का है, एक एजेंसीज भी होती हैं, ब्यूरोज भी होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ठीक है। जैसे जो है फिर कुछ मिनिस्ट्रीज भी होती हैं, ठीक है, उनके अंडर भी होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर सीएसएस वाले टॉप टीयर में होते हैं। जो हमारी एजेंसीज होती हैं यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती हैं और हम लोग भी फिर इधर जाते हैं। ठीक है जी। और हम भी फिर एग्जेक्टिव का हिस्सा बन जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है। हम भी एग्जेक्टिव जो है वो कर रहे होते हैं जो है, तो ये ब्यूरोक्रेसी है जी। और जो एग्जेक्टिव है यहाँ पर पीएम होता है जी इसका, इसे कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है जी? ठीक है जी। हेड ऑफ स्टेट जो है, और इसको आर्टिकल 41 के अंदर डिफाइन किया गया। ठीक है जी। आर्टिकल 41 के अंदर हेड ऑफ स्टेट जो है वो डिफाइन किया गया आइन के आर्टिकल 41 में प्रेसिडेंट को। ठीक है जी। और ये क्या करता है जी? ये अपॉइंट करता है एम्बेसडर्स को, और बाहर से आने वाले जो एम्बेसडर्स होते हैं उनके नॉमिनेशन पेपर कौन रिसीव करता है? वो भी प्रेसिडेंट रिसीव करता है। और फाइनली जो लेजिस्लेशन होती है उसको रेटिफाई कौन करता है जी? वो भी प्रेसिडेंट करता है जी।
और जो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता है उसके ऊपर ये काम करता है, और किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में इमरजेंसी भी यही अनाउंस करता है जी। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्रेसिडेंट का रोल है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है, पीएम जो है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के जितने भी अफेयर्स हैं वो ये करता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है प्रोविंशियल असेंबलीज में प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कौन होता है जी? चीफ सेक्रेटरी। और फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? वो भी चीफ सेक्रेटरी होगा, वफाक का चीफ सेक्रेटरी, और यहां पर सूबे का। और सूबों का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और इसका जो नुमाइंदा रियासत का होता है सूबे में, उसे क्या कहते हैं हम? गवर्नर। रियासत का नुमाइंदा होता है, वफाक की गवर्नमेंट का बंदा होता है, वफाक के अंडर होता है जी। गवर्नर वफाक के अंडर होता है, और सीएम जो है उसी असेंबली में से होता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है जी? गवर्नर को वफाकी हुकूमत अपॉइंट करती है, यानी कौन? एग्जीक्यूटिव, पीएम प्लस उसकी कैबिनेट। ये हेड ऑफ, हाँ हेड ऑफ प्रोविंस कह सकते हो आप, यानी लेकिन इस तरह का हेड ऑफ प्रोविंस। ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड अगर आएगा तो वो फिर सीएम ही है। तो ये है पूरा का पूरा आपका ब्यूरोक्रेटिक, और ये पूरा का पूरा आपका पाकिस्तान का। थोड़ा सा आपको लेजिस्लेटर का भी मामला समझ आ गया। अब इसमें ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब इसके अंदर एक चीज तो जो है पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भाई पार्लियामेंट्री बेहतर है या जो है प्रेसिडेंशियल बेहतर है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आपके सामने आ गया। अब इसमें आपको पता है कि ये पंजाब से 173 लोग जाएंगे नेशनल असेंबली में, और ये आपके इलाके के लोग होते हैं। ठीक है, आपके इलाके के लोग होते हैं, और यानी ये जो है वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं, यानी वजीर आजम कलेक्टिवली इनको रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी एक तो ये तमाम लोग आपके इलाके की आवाज पहुंचा सकते हैं, आपके इलाके की आवाज पहुंचा सकते हैं पीएम तक, कैबिनेट तक। ठीक है जी। क्योंकि हमारी बड़ी ही डाइवर्स सोसाइटी है, हमारे अंदर पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, पश्तून भी हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए तो प्रेसिडेंट तो किसी को जवाब दे नहीं होता, प्रेसिडेंट को तो कोई हटाने का तरीका नहीं है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अगर है भी तो वो तो उसका तो टेन्योर सिक्योर होता है, और उसके ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही होती, लेकिन इसको ये जवाबदेह होता है। यानी अगर ये कोई ब्लंडर करेगा या कुछ भी करेगा तो इसको जो है इसकी जवाब। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है थोड़ा सा स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि हमारे जो है वो जो है मामला थोड़े से वो हैं वो हैं। ठीक है। तो जो है यहाँ पर मामला थोड़ा ऐसे है। तो लेकिन बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सिनेरियो में यहाँ पर पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आएंगे, हर बार प्रेसिडेंट कौन बनेगा? पंजाब का, और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है बाकियों को, तो वो सबसे ज्यादा काम किसके करेगा? पंजाब। सबसे ज्यादा बजट किसको देगा? तो महरूमियां मजीद बढ़ेंगी, बाकी लोगों की महरूमियां मजीद बढ़ेंगी, तो वो यहीं से जो है वो इलेक्ट होगा, यहीं पर सारा कुछ हो जाएगा। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये है। लेकिन वहां के अगर हम फायदे देखें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जैसे अब एमएनए को, एमपीए, ये एमएनए को जो है मैनिपुलेट कर लिया जाता है, बिजनेसमैन मैनिपुलेट कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट मैनिपुलेट कर लेती है, आर्मी मैनिपुलेट कर लेती है, या कोई भी पावर सेंटर जो है इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, और इनको प्रेशर में लाकर वजीर आजम को 1 मिनट में हटा देंगे। वजीर आजम जो है उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है हर टाइम। ठीक है जी। वो इनके हाथों ब्लैकमेल है, स्पेशली उस वक्त अगर उसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, स्पेशली उस वक्त जब उसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी उसके पास 172 चाहिए, उसके पास 175 है। ठीक है जी। 4-5 बंदे सिर्फ उसके जो है इधर गए और कहानी खत्म। हाँ, अगर उसके पास 230 हैं, 235 हैं, 220 हैं,
तो वहां पर जो है उसके अगर 10-15 फिर मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट जो है वो तो यहाँ पर करेगी काम इस पूरे सिनेरियो में, लेकिन एक वीक गवर्नमेंट जो है उसको फिर मैनिपुलेट किया जाएगा। और इसका हमने रिसेंट जो है वो देखा है अपने पूरे के पूरे 90s की गवर्नमेंट पूरी की पूरी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, फिर उसके बाद जो है आपके पास दोबारा पीपल पार्टी की गवर्नमेंट, फिर उसके बाद दोबारा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, और फिर इमरान खान की गवर्नमेंट, और अब फिर ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। कंसिस्टेंटली हमारी मिनोरिटी गवर्नमेंट बनती हैं और उसके अंदर क्या होता है, वजीर आजम अल्टीमेटली एक पपेट के तौर पर रह जाता है। क्यों? उसको पता होता है कि भाई मुझे किसी ने मैनेज करके दिया हुआ है ये पूरा का पूरा, सारे एमएनए जो हैं वो मेरे बिखरे हुए हैं, ये मेरे अपने बंदे नहीं है, ये मेरे मैनिफेस्टो के ऊपर, मेरे नैरेटिव के ऊपर मुझे अवाम ने वोट नहीं दिए। वो तो जब वो उसको ये इनसिक्योरनेस होती है तो वो रिलाई करता है किसके ऊपर, पावर सेंटर के ऊपर, सॉवरेनिटी के ऊपर, या जो भी वटावर आप उसे कहो, वो उसके ऊपर रिलाई करता है। तो ये आपका जो है वो चक्कर है, ये आपका सीन है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया जी आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हमारा लेजिस्लेटर क्या है और स्टेट में जो है वो चीजें क्या हैं। अब हम है? बस हाँ, ये भी सारे सवाल हैं। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा ये है कि मैं आउटलाइन फिर कंप्लीट लिख देता हूं ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए। कल फिर हम देख लेंगे माउंटेन रेंजेस, पीक्स, ग्लेशियर, पासेस। ये मैंने एक रखा है जी, लेकिन इसके चार्ट अलग अलग बनेंगे। चलो कल लिख लेंगे दोबारा। माउंटेन रेंजेस, पीक्स, ग्लेशियर, पासेस। फिर उसके बाद रिवर, बैराजेस, हेडवर्क्स, डैम्स, कनाल, लेक, वैलीज। ये मैंने एक कैटेगरी, यानी ये अलग अलग बनेंगे लेकिन ये करना है हमने। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्लाइमेट और फिजिकल डिवीजन, एग्रीकल्चर और मिनरल, ये एक कैटेगरी है। फिर उसके बाद जो है आइलैंड वगैरह और पोर्ट्स वगैरह, ये हमने आज देख ली, आइलैंड को हम देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे पास फॉरेस्ट, फिशरी, फ्यूल और न्यूक्लियर, ये हमारी ज्योग्राफी एंड हो जाएगी। ठीक है, कल ही उम्मीद है कि हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे, कल ज्योग्राफी हम वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है, ये आपने खुद ही करना है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, मैं आपको लिखवा भी दिया, आपको दिखा भी दिया, मुझे आता है। ठीक है जी, तो आपने अब करना है ये। आप इसको कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे वो मैंने आपको बता दिया, चार्ट बनाओ, इनको रट्टे लगाओ, इनको गोटे लगाओ। ठीक है जी, अपने मैप पे उधर लगाओ, मैप बनाओ बार बार। ओके करो जी।